सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम संस्कृत ऑप्शनल के बारे में डिस्कशन करेंगे। सभी को अभिज्ञात होगा कि कुछ ही दिन पहले संस्कृत ऑप्शनल का पेपर हुआ और उसमें पेपर 1 और पेपर 2 पेपर होते हैं। तो पेपर 1 को लेकर के आज डिस्कशन करेंगे और पेपर 2 को लेकर के एक दिन बाद यानी कि कल डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या पेपर जो कहा जाता है 80% 90% रिपीटेड हुआ है वही हुआ है या फिर कुछ बदलाव हुआ है, पेपर इजी आया है या कठिन आया है विगत वर्षों की अपेक्षा। अब आपको कैसे इसको अप्रोच करना है यानी कि क्या स्ट्रेटजी हो आपकी इसको तैयार करने की, इस पर भी बात करेंगे और देखेंगे कि क्या कैसे क्वेश्चन आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं फर्स्ट पेपर कठिन आया है, कुछ कह रहे हैं ठीक है सेकंड वैसे ही आया है। दूसरा मैं यह भी बताऊंगा कि मैंने कितना पढ़ाया था और कितना अंक का सीधे तौर पर मेरे नोट्स से आया है या क्या कैसा आया है। इन सभी को एक एक करके यहाँ डिस्कशन करेंगे और देखेंगे। यह पेपर जो डिस्कशन कर रहे हैं यह 2023 का जो अभी 3-4 दिन पहले हुआ है वही पेपर है। ओके मित्रों, तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक बात और, आप सभी जो भी सुन रहे हैं देखिए, सभी जानते हैं कि संस्कृत में इतने दिन से मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए। आप देख रहे हैं कि संस्कृत को लेकर के वैसे भी विद्यार्थी नहीं हैं और आप देखते हैं कि पढ़ ही नहीं रहा है। तो मैं इतना वर्क कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप लोगों का यह नैतिक दायित्व बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, उन्हें भी शेयर करें चैनल। वह इसलिए चूंकि वरना कौन ही आपके लिए कार्य करेगा। देख ही रहे हैं वैसे भी संस्कृत को लेकर के कोई है नहीं। एक मैं क्लासेस को ऑफ करके उनका टाइम बचा करके आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ, यह सब करता हूँ। तो आपका इतना तो बनता ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। ओके मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। चलिए अब हम लोग डिस्कशन करेंगे आरंभ। देखिए मित्रों, पेपर 1 आपको यदि मालूम है तो पेपर 1 में सबसे पहले कुछ बातों के बारे में यहाँ लिखा रहता है और यह इसलिए लिखी रहती है कि आप इनको समझ सकें। मुझे लगता है इसके बारे में आपने पहले पढ़ रखा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो मेरा नैतिक दायित्व तो है यह कि मैं इन्हीं सभी बातों के बारे में थोड़ा सा बताऊं। तो आपको इस यहाँ 8 प्रश्न दिए रहते हैं और 2 खंड रहते हैं। तो यहाँ लिखा है खंड द्वये विभाजिताः 8 प्रश्नाः। 8 प्रश्न है, 2 खंडों में है। परीक्षार्थिभिः पंचैव प्रश्नाः समादीयाः। इन 8 में से आपको सिर्फ 5 ही प्रश्न सॉल्व करने होते हैं, ध्यान रखिएगा। 8 में से 5 सॉल्व करने हैं। यह 2 खंडों में रहेंगे, खंड ए और खंड बी, ऐसा आप समझ सकते हैं, ध्यान रखिए। अब देखिए, प्रश्न संख्या 1 तथा 5 अनिवार्य है। शेष त्रयाणाम समाधानम प्रदेयम, यानी कि 1 और 5 तो आपको करना ही होगा इसमें से। यानी कि इसमें जो पहले नंबर का है जिसमें व्याकरण है और 5वें नंबर का जिसमें भारतीय संस्कृति, संस्कार, वर्णाश्रम व्यवस्था इत्यादि के बारे में है, ये दोनों प्रश्न आपको अनिवार्य तौर पर करना होते हैं, ध्यान रखिएगा। शेष त्रयाणाम समाधानम प्रदेयम, शेष 3 का आपको करना है। प्रत्येक खंडात एकम अवश्यम करणीयम। अब देखिए क्या करना है, पहला तो 1 और 5 करना ही है। इसके अलावा 4 होते हैं, यानी कि दूसरे नंबर, तीसरे नंबर और चौथे नंबर का। इनमें से एक तो आपको करना ही करना होगा, यानी कि स्वैच्छिक है लेकिन फिर भी इन 3 में से एक आपको करना ही होगा। यहाँ 6, 7 और 8 में से भी आपको एक करना ही होगा। यानी कि इनमें से आप सोचें कि यह तीनों कर लें और 2 यह कर लें तो काम नहीं चलेगा। आप सोचें कि 2 ये कर लें और 3 यह कर लें, नहीं चलेगा। आपको इसमें से एक चयन करना है, हो सकता है 2 चयन कर लीजिए, इसमें से एक चयन करना ही होगा, ध्यान रखिएगा ये बात। चलिए, इतना आपको पहले से जानकारी होगा, नहीं है तो मैंने बता दिया है। और यदि फिर भी कन्फ्यूजन रहता है, अभी भी समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ज़रूर मैं एक बार और फिर से इन बातों को बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है यहाँ, प्रश्न संख्या 1, 5, 8 संस्कृत भाषाइव समाधेयाः, यानी कि 1 और 5 आपको संस्कृत में करना ही है और ये अनिवार्य है। 8वें नंबर का ऐच्छिक है, यानी कि आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप करना चाहें अथवा नहीं, लेकिन यदि करना चाहते हैं तो ये भी संस्कृत में आपको लिखना होगा, इतना है। तो ये वाला आप बात समझ गए होंगे, यहाँ ध्यान रखिएगा।
यह दोनों प्रश्नों में थोड़ा सा भिन्न रहता है, तो आप इनको दोनों प्रश्नों में थोड़ा भिन्न से देखिएगा। जैसे सेकंड पेपर में जब डिस्कशन करूंगा तो उसमें सेम गाइडलाइन नहीं रहेंगे आपके लिए, वहाँ थोड़ा सा चेंज होता है, तो उसको भी आपको ध्यान दे करके बात करनी है, क्योंकि यह छोटी मिस्टेक नहीं करनी है आपको। यह करेंगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि कई बार विद्यार्थी यही समझ नहीं पाते हैं कि क्या ही करना है। प्रश्नोत्तराणाम शब्द सीमा यदि निर्धारिता तर्हि सा सीमा पालनीया, यदि निर्धारित की गई है तो उसका पालन करिए। और इसलिए मैं बताते रहता हूँ कि 250 वाला कितने पेज में लिखना है, या 20 अंक का आता है तो कितने शब्द लिखना है, 15 अंक का आता है तो कितना लिखना है, यह मैं आज भी बताऊँगा। तो आप लोग धैर्य बना करके सुनिएगा, क्योंकि धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे प्रश्न क्रमानुसारमेव क्रमेण प्रश्नोत्तराणि प्रदेयानि यदि उत्तरपुस्तिकायां किमपि पृष्ठं रिक्तं या फिर जो अलिखितं वर्तते स्यात् तर्हि तस्य स्पष्ट रूपेण अनुलोम विलोम रेखा विधीया। ठीक है, कुल मिलाकर के वो रेखा लिखी आप लगा सकते हैं कि ये ठीक है। यदि कोई चीज़ दिक्कत है तो आप दूसरी पेपर भी ले सकते हैं। इस प्रकार यानी पहले आप पेपर को देख लें, जब आपको प्राप्त होता है तभी आप देख लें, क्योंकि देखिए ये आपके लिए निर्देश है कि प्रश्नोत्तर लेखन पूर्वम ये सब चीज़ें देखना है और सावधानतया पठनीय, सावधानी पूर्वक देख करके इन सभी को मालूम होगा, सभी ने देखा होगा। ये हर बार जो पेपर 1 में है और पेपर 2 में है तो एक जैसा ही रहेगा। पेपर 1 के लिए पेपर 1 का देख करके जाइएगा और पेपर सेकंड के लिए पेपर सेकंड का देख करके जाइएगा, ये दोनों है। अभी तक हम लोगों ने इतना ही बात किया, अब आगे देखते हैं। आपको यदि मालूम हो तो ये 250 अंक का पेपर होता है और इसमें टाइम आपको 3 घंटे रहता है। यह भी आपको लगभग लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी मेरा एक दायित्व है कि मैं यह बताऊं कि 3 घंटे का पेपर रहेगा, 250 अंक का रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब ये आपको मैं यहाँ यह भी बताऊंगा कि कई विद्यार्थी क्वेश्चन छोड़ करके आए हैं, और वो छोड़ करके आए हैं तो उन्होंने समय सीमा का पालन नहीं किया है। आपको समय सीमा का पालन करना है, और समय के अकॉर्डिंग जो मैं आपको बताता हूँ क्लासेस में कि इतना समय में यह यूनिट कंप्लीट करना है, इतने समय में यह यूनिट कंप्लीट करना है, वह आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, और यह ध्यान रखेंगे तब आपका पेपर नहीं छूटेगा। हालांकि मेरे विद्यार्थी लगभग पेपर करके आए हैं और काफ़ी अच्छा पेपर करके आए हैं। आशा है कि उनका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू का कॉल होगा। चलिए अब देखिए आगे। यहाँ आपको मालूम है कि पेपर जो अब क्वेश्चन 1 हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन 1 देखिए ये लिखा हुआ है अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः संस्कृत भाषायाः समाधेयाः। तो पहला क्वेश्चन संस्कृत में करना होता है। इस पहले क्वेश्चन के अंतर्गत 5 क्वेश्चन रहते हैं, A, B, C, D और E, यह 5 क्वेश्चन रहते हैं। ये पांचों ही संस्कृत में लिखने होते हैं। अब इन्हीं को लेकर के एक एक प्रश्न को लेकर के बात करने वाले हैं कि क्या है। अब यदि आपको मालूम हो तो सिलेबस में इनके लिए 4 प्रकरणों का उल्लेख किया गया है। वो सिलेबस में आपको मालूम होगा कि संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, समास प्रकरण, कारक प्रकरण। आपको बताऊं इसमें से कारक प्रकरण का जो आपको अध्ययन करना होता है वह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के आधार पर करना होता है, और बाकी यह सब सभी आपको लघु सिद्धांत के आधार पर करना होता है। इसके बाद कर्तरी और कर्मवाच्य है। ये जो 10 क्वेश्चन हैं इस बार, इनका क्या कैसा ट्रेंड रहा है और कितना क्या कैसे रिपीटेशन हुआ है, इसके बारे में क्या है सर आपका कहना। अब देखिए जो ये रहा है विगत वर्षों के यदि आप प्रश्न देखें और इस वर्ष का प्रश्न देखें तो इसमें आप ये पाएंगे कि जो ये पहला प्रश्न रहा है इसमें से थोड़ा सा कठिन की ओर ये लोग गए हैं। कठिन का मतलब क्या है, जो आप प्रासंगिक प्रश्न होते हैं उनको भी इन्होंने यहाँ पूछा है। जैसे देखिए ये तो हर बार आता है कि अनुस्वार व वर्णानाम उच्चार स्थानीय लेख्यानि, ये सामान्य है, हर बार आता है, तो इस टाइप का इस बार भी आया और क्लासेस में ये बताया जाता है कैसे लिखना है। मम मित्राणि ग्रामम गच्छन्ति वाच्य परिवर्तनम क्रियताम, यह भी हर बार आता है, वाच्य परिवर्तन से है, ये भी सरल है, हो जाता है। अणुदित सवर्णश्चा प्रत्याह अण प्रत्याहारांतर्गत वर्णाः लेखनीयाः, ये भी आपको आता है। कहता है कि वो आपको इसमें लास्ट उस तक अड़ा तक यानी कि लड़के अड़ा तक इस प्रत्याहार को लेना होता है। प्रयोग समृत प्रयत्नम स्वरः कहा, तो ये आपको मालूम है कि वो प्रयोग आवरण का प्रयोग में समृत और प्रक्रिया में विवृत होता है। यह सब मैं बार आपको क्लासेस में पढ़ाया हूँ। यह है
प्रकाशेन तायति वाच्य परिवर्तन, यह भी आता है। पंचगंगम इत्यत्र विग्रह पूर्वकम समास नाम, ये भी सही है, आपको मालूम होगा नदी विश्च सूत्र से पंचगंगम ये सब आया है। स्त्री प्रमाणीय से सहा, ये सब समास ये भी आपको पढ़ाया जाता है, यह भी ठीक है। टी संज्ञा विधायक सूत्र केन अनियम विधीयत ऐसा। अब देखिए ये वाला आया, ये लेकिन पहले भी आ चुका है। अचो अंत्यादि टी से करता है। अब देखिए इस बार थोड़ा सा आप प्रासंगिक सूत्र कैसे पूछे हैं वो मैं बता देता हूं। अहो ईसाह है, इसमें क्या संधि है आप लोगों को मालूम होगा क्या है संधि है। इसमें आपको संधि मालूम जहां तक है तो प्रकृति भाव संधि है। अब आपको इसमें जो सूत्र है कह रहा है सूत्रोल्लेख पूर्वकम संधि कार्यम, तो संधि कार को तो अहो ईसाह का अहो ईसाह ही रहेगा, क्योंकि प्रकृति भाव संधि में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है। लेकिन सूत्र क्या है सोचिए थोड़ा, सूत्र क्या होगा इसका। ये बहुत छोटा सूत्र पूछ लिया है, ठीक है ना। इसके लिए आपको डिटेल से पढ़ना होगा। जैसे कि मुझे तो ये आता है, चूंकि मैं संस्कृत से व्याकरण से एमए हूँ, तो मुझे तो आचार किया हुआ है मैंने, तो यह आता है। जैसे कि अब इसमें क्या है कि ओत पूछा, ओत सूत्र जो कहता है ओदंतो निपाता परिगृह्य स्यात्, यानी कि स्युः अहो ईसाह, ये है उसका अर्थ वगैरह। तो ये आ गया। ये आपको बताऊं एक छोटी सी आया, यदि आपने देखा हो स्टू के बाद जब वो निषेध करता है इस चीज का, तो एक वार्तिक आती है, उस वार्तिक से ये पूछा है। अब आपको ये जो वार्तिक से पूछ लिया, ये पूछ लिया, यह पूछ लिया, मतलब इसमें से कुल मिलाकर के ये अच्छा था। मेरे इस वीक को विद्यार्थी इसको मैंने ये सभी लगभग पढ़ाए हुए थे, तो ये करके आए हैं। आप लोगों को रह रहा होगा कि कुछ अभी इसका उत्तर सर क्यों नहीं। देखिए कुछ दिन बाद इस प्रकार यदि एक एक चीज का उत्तर लाऊंगा तो अभी एक ही यूनिट कर पाऊंगा। आज मैं आपको संपूर्ण पेपर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एक एक चीज की स्ट्रेटजी समझिए कैसे अटेम्प्ट करना है। मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या करना है। ध्यान रखिए इसके उत्तर कुछ ही दिन में मैं अपलोड करूंगा, और इन सभी के उत्तर लिख करके मैं अपलोड करूंगा, जिससे कि आप लोग अनुमान लगा पाएंगे कि क्या कैसा आया है और कैसे उत्तर लिखना है, इन सभी को बताऊंगा। अभी आप यह समझिए कि टफ कैसा क्वेश्चन आया है और आपको आगे क्या अप्रोच करना है, अध्ययन के लिए क्या रखना है, यह सभी मैं बता रहा हूँ। एक एक प्रश्न पर बात करेंगे और जो समझाने योग्य प्रश्न है वह समझाएंगे। अब जैसे यहाँ ये एक एक संधि समझाना, एक एक इनको फिर बहुत टाइम वेस्ट होगा यहाँ कि मैं अर्थ बताऊंगा सवर्ण प्रत्यय क्या है, फिर ये बताऊँ कि लास्ट वाला यहाँ क्यों लिया जाता है। यह सब क्लासेस का वर्क होता है, ध्यान रखिए। आपने क्या देखा, मेरा कहना का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन आए हैं ये प्रत्येक वर्ष की भांति आए हैं, थोड़े से क्लिष्ट हुए हैं, तो आपको बेहतर तरीके से ये किसी अच्छे प्रॉपर गाइडेंस में अध्ययन करना होगा, या फिर आप स्वयं अच्छे से पढ़ते हैं तो एक एक चीज को देख करके करना होगा। इनके उत्तर कैसे लिखे जाते हैं वह उत्तर आपको लिखना सीखना होगा। इतना आप करके ये कर सकते हैं। ये आसान था, रिपीटेड था, कोई वो नहीं था। जैसे पंचगंगम ये भी आया हुआ है पहले, और ये सभी लगभग वही हैं जो पढ़ाई जाती हैं, तो ये कोई कठिन नहीं आया है। इस 10 में से आराम से जो अटेम्प्ट करके आप 8-9 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। एक आध गलत भी हो जाए तो 8-9 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब दिक्कत क्या होता है कि जब आप अध्ययन कर रहे होते हैं तो संज्ञा प्रकरण से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, संधि से कितने प्रकार के बन सकते हैं, यह सभी आपको पढ़ना होता है। क्लासेस में विशेष तरीके से ये पढ़ाया जाता है कि क्या आपको संज्ञा में कितने 5 प्रकार के उत्तर बनते हैं, तो मैं पढ़ाता हूँ। इस प्रकार आप स्वयं कर सकते हैं विगत वर्षों के प्रश्न को देख करके। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन आता है वह कारक को लेकर के आया है। इसमें क्या किया रहता है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु सूत्रोल्लेख पूर्वकम विभक्ति प्रयोग संस्कृत भाषया निर्णय। 5 आपको उदाहरण दिए रहते हैं। इसके आपको एक तो सूत्र का उल्लेख करना होता है, दूसरा विभक्ति का प्रयोग करना होता है। तो सूत्र का उल्लेख और विभक्ति का प्रयोग ये 2 कार्य करने होते हैं। इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर का होता है। यह भी अच्छा आया, जो पढ़ाए थे वही क्लासेस से आए हैं, सभी इनमें से पढ़ा रखे थे। रामेण वाणे नहतो बाली हरि वैकुंठम अधिसेते सुधाम क्षीर निधिम बथनाति एदोद कस्य उपस्कृते वनस्यन्तिके मामी आही, यह सभी कर रखे थे। इनका भी कोई ऐसा नहीं है। यदि आप कारक अच्छे ढंग से पढ़ते हैं
तो ये कारक से ही है। अपने रामायण वाणे नहतो वाली हरि वैकुंठम अधिसेते सुधाम क्षीरनिधिम मथनाति, ये सभी आपने पढ़ा होगा यदि आपने क्लासेस अध्ययन किया है कहीं भी अच्छे से या स्वयं से पढ़ा है। बहुत ये भी सरल है, कोई ज़्यादा नहीं है। बस इसमें रखने को देखना है कि रामायण में क्या कौन सी विभक्ति है, वैकुंठम में क्या है, क्षीरनिधिम में क्या है, एदोदकस्य में क्या है, अंतिके में क्या है, फिर इनके सूत्र बता करके उनका इसमें प्रयोग करना है। यह है तो ये यूनिट अच्छा है, कोई प्रॉब्लम वाला नहीं है, ये भी अच्छा आया है। दिक्कत कहाँ आई, इसके लिए आपको कारक प्रकरण पढ़ना होगा और कारक प्रकरण आपको वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी से पढ़ना होगा। यदि सेल्फ से आप पढ़ पाते हैं तब ठीक है, वरना किसी कोचिंग या संस्थान में आप पढ़ सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक है जो तीसरे नंबर में क्या करना होता है, तो इसके लिए मैंने आपको पहले नंबर का ठीक आया है, सेकंड नंबर का ठीक है, रिपीटेड इसमें भी है, ये भी पहले आ चुके हैं, ये 2 3 ये पहले भी आ चुके हैं। तो आपको ये रिपीटेड टाइप का ही है, कई बार रामायण वाणे नहतो वाली आपके पेपर में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो इसके बाद जो तीसरे नंबर पर होता है, यहाँ सूत्र का अर्थ बताना होता है और उसका उदाहरण बताना होता है। तो 5 सूत्र आते हैं, उसमें से 2-2 नंबर का एक सूत्र होता है, उनका अर्थ और उदाहरण बताने होते हैं। इस बार ये जो सूत्र पूछे इसमें से कुछ इस टाइप के पूछा 1-2 सूत्र कि जो थोड़ा डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत है, जैसे कि पूर्वत्रा सिद्धम। अब ये सभी लोग लगभग रिवीजन करके नहीं जाते हैं। पूर्वत्रा सिद्धम सपाद सप्ताध्याय प्रतिम त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्यम अपि पूर्वम प्रतिपरम शास्त्रम सिद्धम, इस प्रकार का इसमें रहता है। तो यह आपको ये पढ़ते नहीं है लोग, लेकिन पढ़ना चाहिए। अपवर्गे तृतीया कर्तरिकता चा बहुलम उपदेश अनुनासिक, ये सभी सरल सूत्र हैं। ये भी आपको थोड़ा समास का है, इसको भी थोड़ा से पढ़ के जाएं तो यदि ये भी हो सकता है। तो इनका क्या लिखना है, केवल अर्थ लिखना है और उदाहरण लिखना है। तो अर्थ और उदाहरण बस, यानी कि आपके जितने भी सूत्र लगे हैं, चाहे वो संज्ञा हो, संधि हो, कारक हो, समास हो, इनमें जो भी लगभग सूत्र हैं, अब इनका अर्थ और उदाहरण आपको पढ़ करके जाना होगा। जब मैं अध्ययन करवाता हूं लगभग ऐसे 300 सूत्र होते हैं जिनके अर्थ और उदाहरण मेरी नोट्स में मैं दिए रहता हूं, जिसमें से मैं आपको बताता हूं कि 100 के करीब जो हैं वह इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, और ये लगभग 100 में उसी 100 में से ये लगभग 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। 5 तो नहीं आए हुए हैं, ये वाला उस 100 में से मैंने नहीं बता रखा था, बाकी ये 4 उसी 100 में से आए हुए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा यह बात कि आपको इम्पोर्टेंट बता दिया जाता है क्लासेस में, तो आप उनको ज़्यादा फोकस करते हैं, उन्हीं को रिवीजन करते हैं बार बार। इनका आपको अर्थ और उदाहरण लिखना है, सामान्य आप जानते ही हैं। चलिए अब इनके उत्तर में कुछ दिन के बाद एक एक यूनिट को लाऊंगा और उन पर डिस्कशन करूंगा, एक एक का उत्तर कैसे लिखना है यह बताऊंगा। आज मैं सामान्य तरीके से आपको बताऊंगा, हालांकि क्वेश्चनों को अभी एक एक को समझाऊंगा, आपके जो आगे हैं उन क्वेश्चनों को एक एक पर व्याख्या करने वाला हूं कि कैसे आपको है। लेकिन ध्यान रखिए कि जो इन व्याकरण वालों को मैं क्या ही व्याख्या करूं, इनको तो आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब है। अब एक एक सूत्र ओपन करके मैं यहाँ नहीं पढ़ा सकता हूँ अभी फिलहाल, ध्यान रखिए। अब देखिए ये है, तो ये अर्थ उदाहरण लिखना है, यह भी लिखा जा सकता है, अच्छा है। अब आपको मैं बताऊं, सभी क्वेश्चन यहाँ किसी पर नहीं बनते हैं। आप सोचे कि ये 500 में 500 बन जाएंगे, नहीं बनेगी। आपको इसमें से यदि 4 क्वेश्चन बन रहे हैं और 8 नंबर आ रहे हैं तब ठीक है। 8 नंबर इधर से आ रहे हैं, 8 नंबर इधर से आ रहे हैं और 8 नंबर इधर से आ रहे हैं, तो 24 नंबर हो गया है। ठीक है, 8 3 24 नंबर आप प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ ध्यान रखिए, यदि आपके 2-2 नंबर एक एक क्वेश्चन दोनों में नहीं लिख पा रहे हैं आप, और 2 क्वेश्चन इधर भी नहीं कर पा रहे हैं, तब भी यदि आपके नंबर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि 7-7 भी है तो 7 21 भी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूं। अब देखिए आगे, इस बार दिक्कत क्या हुआ, अब स्टार्ट हुआ है। देखिए डी नंबर का क्वेश्चन पूछा और ई नंबर का क्वेश्चन पूछा। अब इसके लिए प्रॉपर और अच्छे से अध्ययन की आवश्यकता है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा पहले कि एक शेषस्य स्वरूपम विवेचनीयम। अब ये क्या है, 80% को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। क्यों नहीं आया कि ये समास पर निर्धारित है, ये समास को लेकर के क्वेश्चन आया है। समास क्या होता है मैंने बताया, समसनम समासः, ये वो दुनिया भर का समास के बारे में पढ़ाया। अब आपको मैंने एक से समास के बारे में भी अध्ययन क्लासेस में कराया था, यदि जिसने किया हो। लेकिन क्या है कि एक से समास इतना छोटा समास है,
ऐसा समास है कि इस पर बहुत ज़्यादा विवेचन नहीं किया जाता है, कोई टीचर नहीं करती है। एक शेष को उसने एक मूल रूप से पूछ लिया। अब ऐसी स्थिति में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि और आखिरकार ये स्वरूप क्या होता है, यहाँ दिक्कत आ गया होगा। अब इसके लिए आपको प्रॉपर अध्ययन की आवश्यकता है। मैंने क्लासेस में यह अध्ययन कराया था। इसके एक दो उदाहरण में यदि आपको बताऊं तो जैसे कि पिता च माता च पितरऊ, इसमें एक शेष बचा है ना। देखिए माता शब्द था और पिता शब्द था। माता और पिता का केवल एक ही शब्द बच रहा है, पितरऊ। आपने पढ़ा होगा वागर्था विव संपर्कतौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरऊ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो जो पितरऊ है ना, इसमें है हंसश्च हंसी च हंसौ, मयूरश्च मयूरी च मयूरौ। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं यह एक शेष समास के हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको इंट्रो लिखना चाहिए कि समास, फिर आपको बताना चाहिए कि यह भेद है। तो आपको भेद बताने के बाद एक भेद है एक शेष समास, फिर उसके भेद है क्या होता है एक शेष समास, वो उसके बारे में कहना है, उसका एक सूत्र लिखना है, यही इसका स्वरूप हुआ है। इसके बाद इसके बारे में 4-5 उदाहरण लेना है और इतना करेंगे तो आपको 150 शब्द हो जाएगा। लास्ट में आप एक निष्कर्ष लिखते और ये इस प्रकार आप एक शेषस्य स्वरूपम विवेचनीयम यह कर सकते थे। विद्यार्थी करके इसको आए हैं और ठीक है, अच्छा है। लेकिन एक चीज इस सूत्र से अब स्पष्ट है कि आपको एक सामान्य अध्ययन व्याकरण का नहीं, थोड़ा सा डिटेल्स में अध्ययन करना पड़ेगा और कुछ चीजों को समझदारी पर करना पड़ेगा। एक चीज और कि आपको मैं बता दूं कि संज्ञा, संधि, कारक और समास ये प्रकरण दे रखे हैं, केवल यहीं तक सीमित नहीं रहना है कि संज्ञा तैयार कर लिया, संधि तैयार कर लिया, कारक तैयार कर लिया और समास तैयार कर लिया। यदि आप रियल में फर्स्ट पेपर में अच्छे उत्तर लाना चाहते हैं तो आपको कुछ प्रकरणों पर टिप्पणी करके, जैसे सुबंत, तिगंत, कृदंत, तद्धित, अव्यय, उपसर्ग, इन सभी पर भी पढ़ करके जाना होगा। स्त्री प्रत्यय, इन पर आपको एक एक दो दो पेज का आना चाहिए। चूंकि मैं पहले कई बार देखा हूं सुबंत पर पूछा जा चुका है, इस पर वैदिक भाषा का तिगंत पूछा, लेकिन आज आपको लौकिक भाषा का भी तो तिगंत मालूम होना चाहिए। तिगंत क्या होता है, कृदंत क्या होता है, सुबंत क्या होता है, तद्धित क्या होता है, अव्यय उपसर्ग क्या होता है। इस पर मैं एक अपनी क्लासेस में एक नोट्स देता हूँ, वो प्रत्येक पर 2.5 से 2 से 2.5, 3, 4 पेज, 2.5 से 3, 4 पेज के करीब एक नोट्स देता हूँ और उसको पढ़ाता हूँ। तो आपको ये जो सेल्फ कर रहे हैं उन्हें इस प्रकार का तैयार कर लेना चाहिए कि सुबंत पर आएगा प्रश्न तो क्या लिखेंगे, तिगंत पर आएगा तो क्या लिखेंगे। इस बार जरूर यहाँ नहीं पूछा है डी और ई में, लेकिन अगले बार और पिछले कई बारों में यदि आपने क्वेश्चन देखे हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। ध्यान रखिए, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कर्मधारय समास, एक शेष समास, उपमान कर्मधारय समास, विशेषण कर्मधारय समास, एक एक भेद पर भी एक एक पेज लिखने का सामर्थ्य होना चाहिए। यदि ऐसा आप लिख पाते हैं तब तो आप ये चौथे और 5वें नंबर का डी और ई नंबर का पेपर कर पाएंगे, वरना थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाएगा। तो आप देखिए कैसे, चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा है कि प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, कि जिसमें अन्य पदार्थ प्रधान होता है वह बहुव्रीहि होता है। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, ऐसे उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, यह सब आप पढ़ते हैं। लेकिन अब क्या कह रहा है, इत्यत्र यहाँ पर प्रायण पदपाठस्य महत्वम प्रतिपाद्यतम, प्रायण का प्रयोग क्यों किया है। अब आपको बताऊं, 99% बुक्स पढ़ लीजिएगा आप सेल्फ से लेकर के व्याकरण का, उसमें ये प्रायण पद के महत्व को कभी नहीं बताएगा और ना ही एक से समास का स्वरूप आपको बताया जाएगा। इसके लिए प्रॉपर ये किसी टीचर का गाइडेंस लीजिए और करिए। 30 मार्क का मत बनिए, 2-3 साल बर्बाद करेंगे और तैयार भी नहीं होगा। हो भी जाएगा तो 230-40 नंबर ही प्राप्त कर पाएंगे आप। और देखिए बहुत ही मुश्किल से प्री निकलता है, यदि आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो गलती मत करिए मेरे भाई। एक अवसर मिलता है और केवल मेंस में ऑप्शनल के कारण या जीएस के कारण आप
या ऐसे के कारण या एथिक्स के कारण आप रुक जाते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मत करिए गलती। आप प्रॉपर यदि तैयारी कर रहे हैं तो पहले प्रॉपर मेंस की तैयारी कर लीजिए और ऑप्शनल का ध्यान रखिए, सीसेट इत्यादि का बाद में आप मतलब ध्यान रखना ही है, और जीएस का ध्यान, एसए का ध्यान, जीएस4 का ध्यान, सभी को प्रॉपर तैयारी करिए, उनका आंसर राइटिंग करिए। केवल ऐसा नहीं कि हो गया तैयार, प्रॉपर आंसर लिखिए, टाइमिंग में आंसर लिखिए, ऑप्शनल का भी लिखिए, और प्रॉपर गाइडेंस यदि आवश्यक है तो गाइडेंस भी लीजिए, ध्यान रखिएगा। ये दोनों जो पूछा है, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रहानो बहुब्रीहि इत्यत्र प्रायेण पद पाठस्य महत्वम, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रायेण पद का क्या महत्व है। ये तो मैंने क्या बताया। अब आपको इसको लेकर के अप्रोच ऐसा रखना है व्याकरण को लेकर के कि न केवल संज्ञा, संधि, कारक और समास पढ़ के जाना है, यह आपको पढ़ना है, इनके सूत्रों का अर्थ और उदाहरण आपको याद रखना है। अर्थ और उदाहरण के साथ ही आपको जो जिस प्रकार के ये क्वेश्चन मैंने बताए हैं, कारक से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो ध्यान रखने हैं। आपको इन सभी करने के अलावा एक 3-3 पेज का नोट्स बनाना है कई सारे टॉपिक्स पर। संधि पर निबंध आएगा, समास पर निबंध आएगा, कारक पर निबंध आएगा, अव्यय उपसर्ग पर आएगा, तिगंत पर आएगा, सुबंत पर आएगा, कृदंत पर आएगा, तद्धित पर आएगा। और आप देख ही रहे हैं पिछले साल कर्मधारय पर आया, आपका मैंने बताया था बहुब्री पर आएगा, जो इस बार ही आ गया है, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रहानो बहुब्रीहि, इन पर आएगा। और समास में अब तो मतलब कि अभी तक क्या होता था कि जो समास है पंचधा, समास पंचधा कहा जाता है, उसमें जैसे कि अभी तक क्या हो रहा था, केवल कर्मधारय पर पूछ रहा था, लेकिन अब आगे हो सकता है कर्मधारय के भी जो 4 भेद मैंने अध्ययन करा रखे थे उनसे भी पूछ ले, क्योंकि एक शेषस्य स्वरूपम पूछ लिया है। तो आपको डिटेल्स से थोड़ी सी पढ़ने की आवश्यकता है सेल्फ स्टडी करने वालों को। हाँ, ये दोनों प्रश्न मैंने पढ़ाए हुए थे अपने क्लासेस में, और हाँ, लेकिन यह भी मैं कह रहा हूँ कि हूबहू जैसे पूछे गए हैं वैसे मैंने भी नहीं पढ़ाए हुए थे, इनको पढ़ाया हुआ था, इनका कंटेंट लिखाया हुआ था। तो मेरे से पढ़ने के बाद ये जो 2 इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, मेरे विद्यार्थी लिख करके आए हैं और लिखने में समर्थ थे। देखिए, जब ऐसे प्रश्न आते हैं और यदि पढ़ा रखा हो तो आप 100% सत्य तो नहीं लिख पाएंगे, ये मुझे भी मालूम है और सभी को मालूम है, लेकिन हाँ, यदि आपने अध्ययन किया हुआ था तो आप क्या कर सकते हैं कि उस पर ऐसा लिख सकते हैं कि 10 में से 5 अंक आपको जरूर प्राप्त होंगे, और जिसको कभी कुछ मालूम नहीं था वो इसको छोड़ करके आ गए हैं। तो मेरा फिर कह रहा हूं कि आपको इन सभी चीज़ों को लेकर के चलना होगा, इन सभी चीज़ों को मित्रों तैयार करके रखिएगा, ध्यान रखना है, यह बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना। तो मित्रों, मैंने व्याकरण को लेकर के आपको बताया है। हाँ, व्याकरण को लेकर के दूसरी दिक्कत आती है समय को लेकर के। क्या आता है? समय को लेकर के, कि कितना समय किस चीज में देना चाहिए और कैसे हम इसको अप्रोच करें, कितना समय इस यूनिट को दें, पेपर बन के इसको दें। देखिए, मैं आपको यहाँ समय बता देता हूँ, और मैं समय क्लासेस में प्रॉपर समय के अनुसार आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, उसको भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ सुन रहे हैं लेक्चर, तो आपको देखिए सुनने का क्या लाभ है। पहले मैंने बता दिया कि अब आपको एक्स्ट्रा क्या करके जाना है पेपर में। सुबंत, तिगंत, कृदंत, तद्धित, अव्यय, स्त्री, संज्ञा, संधि, कारक, बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, इन पर करके जाना है, और ये तैयार अच्छे से करके रखना है। यदि आपसे कोई कहे कि विसर्ग संधि पर निबंध लिखिए, तो भी आप लिखने के सामर्थ्य में हो, ये आपको तैयारी करके जाना है। और यदि आप पर सेल्फ से नहीं हो पा रहा है, टाइम नहीं है, तो प्रॉपर आप जहाँ भी आपकी 100% श्रद्धा बन रही हो वहाँ क्लासेस ज्वाइन करके आप सुन सकते हैं, उनको तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप सेल्फ भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर समय को लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये आपने देख लिया, इस बार क्या रहा है इस यूनिट में, थोड़ा सा डीप में चला गया है क्वेश्चन नंबर डी और ई में, तो यह है, ये थोड़ा नंबर को आपके को कमजोर कर देगा, लेकिन अभी तक मैंने क्या बताया था, 8, 30, 24 नंबर बन चुके थे। यदि आप इसमें गलत भी करके आए हैं, और यदि आप मेरे स्टूडेंट की तरह 5-5 अंक भी दोनों में प्राप्त कर लेते हैं, तब भी आप 10 नंबर प्राप्त करेंगे, और यहाँ नंबर हो जाएगा 34। तो कहीं से कम नहीं है,
50 में से यदि 34 नंबर आ रहा है तो आप ये मान के चलिए आपके फर्स्ट पेपर में 150 के ऊपर 160 के करीब नंबर आएंगे, यदि प्रत्येक यूनिट का यही एवरेज रहेगा तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो मेरे स्टूडेंट ऐसा करके आए हैं, थोड़ा टफ आया था, 5-5 अंक भी आप लोगों के इसमें आ रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ यदि आपके 24 अंक आ रहे हैं इनको करने के बाद, तो आपके 34 नंबर यदि आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे विद्यार्थियों, और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम इतना आपको पढ़ करके जाना है कि यह कर पाए, ध्यान रखिएगा। तो इतना मैंने बताया कि इतना अंक आ जाएगा, कोई टप नहीं आया है, अच्छा पेपर आया है, बहुत ही अच्छा है, पढ़ाया था वही सब कुछ आया है। 34 नंबर का ही हम जो मेरे विद्यार्थी हैं वो इतने की करीब ला सकते हैं, तो आप लोग भी इतना ला सकते थे। इस बार में थोड़ा सा टफ आने के बावजूद भी आप इतना ला सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा आया है। समय कितना देना है इसको? 40 मिनट में इसको समय देने को कहता हूं मेरे विद्यार्थियों को। 40 मिनट से एक भी मिनट आगे नहीं देना है आपको फर्स्ट यूनिट को अटेम्प्ट करते समय। और मेरे विद्यार्थी ऐसे ही करते हैं, टाइमिंग के अंदर मैं प्रैक्टिस करता हूं, लाइव क्लासेस में प्रैक्टिस कराता हूं, तो वैसे ही आपको भी करना है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने समय आपको बता रखा है, कैसे समय आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बताता हूं, ये जो 2 क्वेश्चन आए हैं इनके लिए 8-8 मिनट आपको दे करके रखना है। 8 मिनट में इन दोनों को 8-8 मिनट में करके रखना है, और बाकी जो शेष समय बचता है तो 8 मिनट आप इसको दीजिए, 8 मिनट आप इसको दीजिए, और 8 मिनट इसको दीजिए। तो 8, 16, 8, 3, 24, 8 चौको 32, 8, 8, 5, 40 मिनट। बिल्कुल क्लियर मिनट समय मेरा डिसाइड रहता है कि क्यों। अब 8 मिनट यहाँ क्यों देना है? 5 सूत्र हैं, 8 मिनट को कैसे देंगे? देखिए, एक सूत्र तो आपको वैसे भी नहीं आ रहा, तो आप 4 सूत्र को 2-2 मिनट दीजिए ना। यही स्थिति यहाँ भी आपकी होगी पेपर में। ये कहने को आप कह सकते हैं 5 में 5 करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली भी बात करनी होती है। कुछ वो यही है कि 4 ही आएगा आपको। मान लीजिए 5 आ गया तो बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ठीक है, 4 आएगा तो 8 ही मिनट लगेगा आपका, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार का, इसमें से आपको 10 नहीं आ जाने वाले हैं, आपको 1-2 होगा जो नहीं आएगा, और नहीं आता है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 नहीं आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को नहीं आती है। मेरे जैसे पढ़ने वाले जाएंगे, टीचर भी जाएंगे, तो भी हो सकता है 1-2 ना आए, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली बात है, यही होता है पेपर में, चूंकि प्रेशर इतना होता है। तो ध्यान रखिए, कोई बात नहीं, आप 8 करके आइए। इस प्रकार का मैंने क्या बताया, समय आपको बताया कितना लगना चाहिए। इस व्याकरण यूनिट को लेकर के क्या अप्रोच होना चाहिए। हाँ, सेल्फ से करने में क्या है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इतने सूत्रों का अर्थ आप समझ पाएं। अब अर्थ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतने ज़्यादा सूत्र आप रट नहीं सकते, लेकिन अर्थ समझ जाएंगे तो आप उसका संस्कृत बना सकते हैं। इसलिए या तो देखिए, आपको पहले से यदि आपने आचार किया हुआ है और यदि बहुत अच्छा आपको नॉलेज है, तब तो सेल्फ से करिए। और जो न्यू 10th तक किए हुए हैं या अभी संस्कृत किए हुए हैं, या 3-4 महीने 2-3 महीने आपने संस्कृत को लगा दिया है और तैयार नहीं हो रहा है, तो प्रॉपर गाइडेंस लीजिए और मेरे भाई बात मानिए, तैयार करिए ऐसे। या फिर आप संस्कृत नहीं हो रहा हो तो कोई अन्य ऑप्शन चयन कर लीजिए। चूंकि यह इसलिए कह रहा हूँ कि जरूरी है कि आप ढंग से तैयारी करें। चलिए, मैंने बहुत बता दिया है, अब आगे चलते हैं। सेकंड यूनिट भाषा विज्ञान को लेकर के होती है। आपने सुना है भाषा विज्ञान, इसमें कितना रिपीटेशन हुआ है और क्या आया है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। दूसरी यूनिट है भाषा विज्ञान। इस पर क्या होगा कि इसमें देखिए, भाषा विज्ञान को लेकर के मैं अध्ययन कराता हूं, और भाषा विज्ञान को लेकर के ठीक था, कोई पेपर में इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, वैदिक भाषायाम तिगंत प्रयोग वैशिष्ट्यम वर्णनीयम, पहला क्वेश्चन ये रहा। पहली बात तो ये हिंदी या इंग्लिश में आपको लिखना होता है, इससे पहले जो बताया वो संस्कृत में अनिवार्य करना था आपको। इसके लिए 3 क्वेश्चन होते हैं 50 अंक के लिए। वैदिक भाषा में त्रिगंत प्रयोग वैशिष्ट को आप से पूछा है। पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि तिगंत होता क्या है। आप जानते होंगे कि एक सूत्र है, यदि आपने पढ़ा है तो, तिप्तस जी सिप्थस्था मिबस्मस्ता आताम झा था साथाम ध्वमिडवही महिंग, ये सूत्र है, वो तिगंत को लेकर के है। यह लौकिक
व्याकरण की मैं सूत्र बता रहा हूं जो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी का सूत्र है। इसे यदि आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपने पढ़ा ही होगा। और इसमें आत्मनेपद और परस्मैपद पद धातुओं को लेकर के इसमें प्रत्ययों का वर्णन किया जाता है। तिप्तस झी सिप्थस्था मिब्बसमस, यह आत्मनेपद का हो, सॉरी यह परस्मैपद का हो गया। इसके बाद जो रहते हैं वो आत्मनेपद के रहते हैं, तासा थाम धम वगैरह जो भी है। अभी मैंने जो सूत्र बोला उसके बारे में। वैदिक भाषा में भी यही रही। तो ये तिगंत करती क्या है? देखिए, तिगंतों से मिलकर के वर्ब से, यदि आप क्रिया कहते हैं, धातुओं का निर्माण होता है। जैसे कि पठ धातु है, इसमें तिप प्रत्यय का प्रयोग होकर के पा का हलंत रहता है, तो हलंत्यम से संज्ञा तस्य लुपा से लोप होकर के पठती बनता है। तो ये पठती में जो ती है ये तिगंत है, यह एक तिगंत शब्द हुआ। तो ये पठती तिगंत है। तो कुल मिलाकर के जो मैंने आपको पढ़ाया था कि क्रिया या धातुओं को लेकर के वैदिक भाषा का वैशिष्ट क्या है, जिसमें मैंने कई सारी बातें बताई थी कि यहां पर सप के लोप का विधान दिखाई नहीं देता है। ये सब बातें मैंने पढ़ाया कि इसमें लेट लकार के बारे में क्या होता है। ऐसी बहुत सारे वैशिष्ट मैंने आपको क्लासों में पढ़ाए थे कि एक एक करके और नोट्स भी दिया था। तो वही को लेकर के भी क्वेश्चन था कि वैदिक भाषायाम त्रिगंत प्रयोग वैशिष्ट्यम वर्णनीयम। तो ये तिगंत को लेकर था। मैंने बताया कि तिगंत होता क्या है। ये प्रत्यय होते हैं एक प्रकार के। सुबंत भी इसी प्रकार के प्रत्यय होते हैं। सुवौ जसमौट षष्टाभ्याम विस्केभ्याम विस्कसुभ्याम विस्कसोसाम गियो सुप, यह बताया। अब वैदिक भाषा क्या होती है यह भी मैंने बताया कि संस्कृत दो प्रकार की होती है, एक तो लौकिक संस्कृत, एक वैदिक संस्कृत। वेदे प्रयुक्तः वैदिकः ऐसा नहीं कहा जाता है। कहा यह जाना चाहिए कि जो वैदिक जो काल रहा, यानी कि जो 4 ग्रंथ रहे, मैंने बताया था वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन सभी में जिस भाषा का प्रयोग किया गया, जिस संस्कृत का भाषा का प्रयोग किया गया, उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। पाणिनि के पहले जो भी संस्कृत ग्रंथ लिखे गए और उनमें जो संस्कृत का प्रयोग किया गया वह सब वैदिक भाषा के अंतर्गत माने जाते हैं। पाणिनि के उपरांत जो ग्रंथ लिखे गए और जिसमें पाणिनि व्याकरण को आधार बना के लिखी गई संस्कृत है, वह सभी लौकिक के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा। अब आपने को ये सब मैंने पढ़ाया था क्लास में, वहीं फिर आपको तिगंत वैशिष्ट वगैरह ये सब, धातु वैशिष्ट, तिगंत वैशिष्ट, उपसर्ग वैशिष्ट, अव्यय वैशिष्ट, यह सब पढ़ाए थे। वहीं पर ये वर्णन है। तो ये क्वेश्चन आपको नोट्स में था, पहले से आपने पढ़ा था, तो यह आया है। और यदि आप लोगों ने पढ़ा है तो ये बिल्कुल ठीक था, आप इसको कर सकते थे। तो आपको ने देखा कि भाषा विज्ञान का यह अच्छा है, लेकिन इससे सीख क्या मिलती है? देखिए मेरे मित्रों, इससे सीख यह मिलती है कि अभी तक जो आप पढ़ रहे थे उसमें यदि एक दो पॉइंट भी याद रख रहे थे तो काम चल जा रहा था। अब आपको तिगंत को लेकर के वैदिक भाषा पर, सुबंत को लेकर के, क्रिया को लेकर के जो भी आयाम बनते हैं, इन सभी पर कम से कम 1 पेज से 1.5 पेज, 2 पेज का कंटेंट याद रखना है। तिगंत पर 2 पेज, सुबंत पर 2 पेज, इस टाइप का वैदिक को लेकर के, और उपसर्ग पर 2 पेज वैदिक भाषा का, अव्यय पर 1-2 पेज, इस प्रकार का 1-2 पेज का नोट्स आपका इन सब पर होना चाहिए। अभी तक आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे, अभी तक आप 3-4 पॉइंट केवल रखते थे। तो ये आपको कर लेना है। ध्यान रखिए मेरे मित्रों कि आपको इस पर अब बहुत डिटेल से जाना पड़ेगा, वैदिक भाषा इत्यादि लिखना है तब। तो यह मैंने आपको बता दिया। मेरी क्लासेस में ये सब कराया गया था, अभी भी कराया जाता है। तो आप ध्यान रखिए, ये भी था। यानी कि अभी तक आप जो देख रहे हैं लगभग सब कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे नोट्स में नहीं था, ये लगभग सभी चीज़ें था। और आपको एक बात यदि मैं बता दूं तो 4 से 150 अंक का मेरे नोट्स से इस बार भी है। हाँ, ये जो 50 नंबर का मैंने छोड़ा है यह भी मेरे नोट्स में है, लेकिन सीधे तौर पर नहीं है, सीधे तौर पर नहीं है। यदि आप पढ़ करके थोड़ी समझदारी रखते हैं और यदि नॉलेज का यूज करके जानते हैं, तब थोड़ा बहुत हिस्सा आप 50 में से भी ले सकते हैं। लेकिन आप ये दिक्कत आ जाएगा, जैसे कि ये 50 अंक में ये दोनों क्वेश्चन भी मैंने नहीं जोड़ करके रखे हैं।
ये 2 क्वेश्चन भी मैंने इसी 50 में लेकर के रखी हैं। वो इसलिए मैंने इस 50 में कर दिया है क्योंकि इस पर बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप नहीं लिख पाए हैं, और मेरे विद्यार्थी लिख करके आए हैं, लेकिन यदि फिर भी मैंने नहीं रखा है अपने में, चूँकि सीधे तौर पर तो नोट्स में नहीं था ये, ठीक है ना। जो डायरेक्ट तौर पर था वह मैं बता रहा हूँ। ये सब पढ़ाया हुआ था मैंने, बट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये इस टाइप का है, ध्यान रखिएगा। आगे बताते हैं, हम आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब पूछा इसके बाद कि तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि वैदिक भाषा में तिगंत क्या है, कि वैदिक भाषा में धातुओं को लेकर के क्या बात किया गया था, कैसे धातुएं बनती थी, उन सभी को लेकर के पूछा गया। क्या वैशिष्ट था जो कि लौकिक मिला है। वैशिष्ट क्या होता है? व्यावर्तकाः विशेषाः, अर्थात जो किसी अन्य में उपलब्ध ना हो, यानी कि जो लौकिक भाषा में जो चीजें नहीं है लेकिन वह वैदिक में थी। जैसे मैंने ये पढ़ाया था कि वैदिक भाषा में आत्मनेपद को लेकर के और परस्मैपद को लेकर के स्पष्ट विभाजन का कोई उल्लेख नहीं था। यह भी एक तिगंत वैशिष्ट है वहाँ का। ये बात मैंने बताया था आपको, यदि आपको क्लासेस याद हैं तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपने देखा। अब हम तो तिगंत को लेकर के अब आप इस प्रकार का उत्तर लिख सकते हैं, समझ गए होंगे मेरे मित्रों, मैंने आपको जो बताया। आगे हम लोग चलते हैं। अब हमने बताया कि अर्थ विकासस्य दिशा विवृणुत। अर्थ विकासस्य दिशा विवृणुत, अर्थ विकास की क्या दिशा है इसके बारे में वर्णन कीजिए। देखो मित्रों, जब मैंने आपको भाषा विज्ञान आरंभ कराया था तो उससे पहले भाषा विज्ञान का जो इतिहास पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि वेद इत्यादि में कैसे भाषा विज्ञान है, और फिर इसके बाद मैंने बताया कि शिक्षा शास्त्र में को लेकर के क्या है। और जब मैंने यास्क का निरुक्त पढ़ाया था तब मैंने अर्थ विकास का आरंभ किया था। मैंने कहा था यहीं से यास्क के निरुक्त में ही पहली बार अर्थ विज्ञान की बात की गई है, और अर्थ विज्ञान का वर्ण विपर्यय इत्यादि बहुत सारी बातें करके मैंने वहाँ पद्य लिखाए थे कुछ, और पद्यों के माध्यम से बताया था अर्थ विकास क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ कहना चाहिए था कि वैदिक भाषा सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप से देखने पर वैदिक भाषा इत्यादि वेद ब्राह्मण आदि में भी इस प्रकार के अर्थ विकास का सूक्ष्म दर्शन होता है। लेकिन इसका प्रमुख आरंभ हम निरुक्त शास्त्र यास्क के निरुक्त शास्त्र में देखते हैं, और जहाँ पर वह शब्द के 5 विभेदों की बात करते हैं तो उसको आपको वो 5 विभेद जो मैंने लिखाए हुए थे वह बताने के बाद फिर आपको कहना है। इसके उपरांत पतंजलि पाणिनि ने अर्थ विज्ञान पर विभिन्न कार्य किया, चाहे संधि स्वरूप को लेकर के, यहाँ संधियों में भी अर्थ विज्ञान की बात रही। इसके अलावा जो अर्थवद धातु राप्रत्ययः यह एक सूत्र है, उसको मैंने बताया। उस अर्थवद को लेकर के यहाँ इन्होंने प्रातिपदिक भी उसी को माना जो अर्थवद हो। इस प्रकार पाणिनि ने अपने व्याकरण में विविध स्थानों पर इस अर्थ वैशिष्ट को महत्व दिया। अर्थ वैशिष्ट के इसी प्रक्रम में कात्यायन और महाकवि जो भर्तृहरि ने अपने वाक्यपदी में फिर से अर्थ वैशिष्ट की बात कही। इनके अलावा मैं आपको बताता हूँ, इसके अलावा नागेश भट्ट इत्यादि ने, आधुनिक विद्वानों ने भी इस पर अर्थ विज्ञान के विकास पर बात रहा। इसके अलावा न केवल अर्थ विज्ञान के विकास में, व्याकरण में, अपितु साहित्य जगत में भी अर्थ को बहुत ही प्रधानता दिया गया, और अर्थ बहुत है। यहाँ तक कि महाकवि कालिदास भी अपने रघुवंश महाकाव्य के में भी अर्थ विज्ञान की बात करते हैं, और शब्द और अर्थ की प्रयोग प्राप्ति के लिए किसकी से प्रार्थना करते हैं, शिव इत्यादि से प्रार्थना, वागर्था विव संप्रक्तौ। इनके अलावा भी मैंने आपको पढ़ाया था कुमारिल भट्ट का अभिहितान्वयवाद और अभिहितान्वयवाद ये 2 सिद्धांत पढ़ाए थे जब, तो वहाँ मैंने कुमारिल भट्ट के बारे में और उनकी कुमारिल भट्ट और उनका जो शिष्य था, इन दोनों के बारे में मैंने वहाँ वर्णन किया था, और 2 सिद्धांतों का चर्चा करते हुए अर्थ विकास की बात की थी। तो वो अर्थ विकास की बात हुआ। तो इसी प्रकार अर्थ विकास को लेकर के एक आपको यहाँ टिप्पणी लिखनी थी। अर्थ विकास को लेकर के पूछ रहा है, अर्थ विज्ञान पर डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, इसलिए भाषा विज्ञान का हम इसमें जाना ना लिख करके हम लोगों को ये बताना होगा कि प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक तक क्या था। और यदि जो मैं बता रहा हूँ इस प्रक्रम से यदि आप लिखते और जाते तो यह उत्तर आप बहुत ही
अच्छे तरीके से बेहतरीन इंटरलिंकिंग करते हुए, विविध जगह पर बताते हुए, साहित्यिक उदाहरण देते हुए, वैयाकरण उदाहरण देते हुए, दार्शनिक उदाहरण देते हुए इसका विवेचन कर सकते थे। और ये किए हैं, विद्यार्थी करके आए हैं। तो इस प्रकार का इसका वर्णन करना था। यदि आप अभी मेरे विद्यार्थी हैं तो आप एक बार जरूर देखिएगा कि मैंने मीमांसा दर्शन के अध्ययन में दो सिद्धांत पढ़ाए थे, वहाँ इसकी बात किया। और इसके बाद मैंने आपको जो भाषा विज्ञान का नोट्स दिया वहाँ भी विविध जगह पर मैंने अर्थ विकास की बात की। तो उसमें से लेकर के ये उत्तर आपको लिखना था। तो ये उत्तर भी लिखा जा सकता था, अच्छा उत्तर था, इस पर आपको बात कर सकते थे मित्रों। लेकिन पुनः मैं यहाँ आपको एक बात यहाँ फिर से मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान रखिएगा, वो यह कि अब आपको डिटेल्स में अध्ययन करने की ज़रूरत है और थोड़ा प्रॉपर गाइडेंस में करने की ज़रूरत है। तिगंत वैशिष्ट को लेकर, इन सभी को लेकर के, अर्थ विकास को लेकर के थोड़ी समझदारी पूर्वक। अभी कुछ क्वेश्चन पेपर में ऐसे देखे जा रहे हैं कि जो रटंत विद्या के आधार पर अब नहीं हो सकती हैं। कुछ क्वेश्चनों के लिए आपको समझदारी चाहिए और जो नॉलेज आप ले रहे हैं उसका यूज करना आना चाहिए, उत्तर लिखना आना चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। और आपको प्रैक्टिस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब आंसर राइटिंग होनी चाहिए, टेस्ट होने चाहिए आपकी, और उनको करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपको बता सकें कि प्रत्येक क्वेश्चनों पर कैसे लिखना है, कैसे इंट्रो लिखना है, जब ना आ रहा हो तब कैसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। ये तो 100% जो अगला है C नंबर का, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में कात्यायन का योगदान बताइए। तो इसके बारे में तो बहुत ही डिटेल से पढ़ा था, मैंने बताया था भाषा विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदानों में महर्षि पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन का महत्वपूर्ण योगदान तो रहा ही है। महाकवि कात्यायन का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। जो महाकवि पाणिनि का व्याकरण रहा, इस पाणिनि के व्याकरण में जो भी कमियां रहीं, उन कमियां रहीं या फिर जो भी त्रुटियां रहीं, या फिर पाणिनि के समय के उपरांत जो भी व्याकरण में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता पड़ी, जिसे हमारी भाषा में कहते हैं, हमारी संस्कृत में कहते हैं, परिमार्जित करने की जो आवश्यकता पड़ी, उसको कात्यायन ने किया। आप जानते हैं कात्यायन को इन्होंने वाक्यकार, इनका नाम भररुचि भी है। तो वार्तिकों की रचना इन्होंने की। आपने देखा कि जब संधि कर रहे थे, यड़ संधि, सुधिउपास्य सिद्ध करते हैं, वहाँ लोप की जब बात आने लगती है संपूर्ण पद के, तब वो कहते हैं यड़ः प्रतिषेधो वाच्यः। आप चाहे वो है गव्युति देखें, चाहे फिर आप डामिति वाच्यम देखें, इस प्रकार की विविध प्रकार की जहाँ भी आवश्यकता पड़ा, महाकवि कात्यायन ने, भररुचि ने अपने वार्तिकों का प्रयोग किया। और वार्तिकों के प्रयोग के माध्यम से इन्होंने व्याकरण शास्त्र को और समृद्ध बनाने में अपनी अप्रतिम भूमिका का निर्वहन किया। यदि आप अच्छी भाषा जानते हो और बेहतर भाषा में लिखते हैं, सुसंगत तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, तो बिल्कुल आप बहुत ही अच्छे अंक इसमें भी प्राप्त कर सकते थे। इसका तो डायरेक्ट मैंने बताया कि क्या क्या किया है। तो कात्यायन का जो विज्ञान है, कात्यायन के बारे में भी बहुत ही अच्छे से वर्णन कर रखा था हम लोगों ने, ध्यान रखिएगा। तो यह भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। तीनों प्रश्न अच्छे थे, तीनों प्रश्न लिख सकते थे, मेरे विद्यार्थी लिख करके आए हैं, और यह आप आराम से कर सकते हैं, कोई देर। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं, इसको अब आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ने की जरूरत है। अब पद विज्ञान, अर्थ विज्ञान, शब्द विज्ञान, क्रिया विज्ञान, इन सभी विज्ञानों पर भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना होगा। आपको वैदिक भाषा के सुबंत, कृदंत, तद्धित, अव्यय, उपसर्ग इत्यादि के वैशिष्ट्य को भी जानना होगा। आपको भाषा विज्ञान में बहुत ही थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन करने की ज़रूरत है, जो कि पहले से थोड़ा डीप पढ़ना होगा। यह अप्रोच अपनानी होगी आपको। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तब आप दिक्कत कर रहे हैं, और आप कर लीजिए आगे तैयार, ध्यान रखिएगा। मेरे क्लासेस में ये सभी कुछ कराया जाता है, कराया गया था, विद्यार्थी लिख करके आए हैं, अच्छे से लिखा हुआ है, और मैं भी तो तभी डिस्कशन कर रहा हूँ जब जानता हूँ, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको लिखना होगा। चलिए आगे हम लोग अध्ययन करते हैं। थोड़ा सा लेट हुआ है आपके डिस्कशन में, वो इसलिए चूंकि मुझे क्लासेस भी अध्ययन करानी होती है, और बैच लॉन्च किया था मैंने, तो बैच अभी चल रहा है, तो उस बैच को मुझे पढ़ाना होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो तीसरे और चौथे नंबर की यूनिट है, इसको भी ठीक आया है, इसमें कोई कठिन नहीं आया है। वैसे मैं अपने विद्यार्थियों को ये सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे विद्यार्थी इसको पढ़ जाते हैं तो कर लेते हैं, पढ़ा देता हूँ तो वो करके आती है, और करके आए हैं इस बार भी। इसमें से 1-2 यूनिट चयन किया है। संस्कृत कथा साहित्य अवलंब एको निबंध लिखा।
कथा के बारे में आपके इसमें ही दे रखा है आपके सिलेबस में, और यदि आप पढ़े हैं, सिलेबस कवर किया है, तो आपने कथा साहित्य बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा और उसके बारे में एक निबंध को पूछ रहा है। ये कालिदास की एक पंक्ति देकर के कह रहा है, तो कालिदास से न कालिदास से अपरस्य वाणी, यानी कि कालिदास के समान कृति किसी अन्य की वाणी नहीं है। कालिदास की वाणी बहुत अच्छी है। कैसे कालिदास की वाणी है, अब आपको यहाँ उदाहरण देना पड़ेंगे और बताना होगा, समझाना होगा कि कालिदास की कैसी वाणी अच्छी है, भाषा कैसी अच्छी है। तो आपको आरंभ यहीं से करना होगा कि वस्तुतः प्रस्तुत प्रियांक पाली मर्द हृदय न कालिदासस्य अपरस्य वाणी प्रस्तुत पद्य कृषि समीक्षक द्वारा कथन कालिदास की वाणी की प्रशंसा में किया गया है। इसका अर्थ यह है कि कालिदास के समान किसी अन्य की वाणी नहीं है, और महाकवि कालिदास का जो अलंकार और काव्य वैशिष्ट है वह हृदय विदारक है, पाठकों के मनों को आकर्षित करने वाला है। वस्तुतः अब दृष्टव्य यह है कि महाकवि की वाणी कैसे वैशिष्ट है। अब आपको यहाँ रघुवंश कुमार संभव इत्यादि का उदाहरण देते हुए एक दो उदाहरण बताने पड़ेंगे, उनकी वाणी के संदर्भ में बताना पड़ेगा कि कैसे कालिदास के भाव की बात करते हैं, इनकी वाणी कैसे सरल और सहज प्रयोग करते हैं कि पढ़ना पड़ता है, और कैसे वाणी है। तो आपको ये कहते हैं कि देखिए वाणी और शब्द और इनका विषय, न केवल वाणी शब्द विषय और वो भी वर्णित है, और इसलिए तो वो कहते हैं कि हमारे कर्णम आगत्य चाप लाय प्रचोदितः, स्वयं कालिदास कहते हैं कि मेरा इनके रघुवंशीय राजाओं के गुण रहे हैं। इसलिए क्या, और भाषा वाणी इनके नाम सामान्यतः कोई भी श्लोक पढ़िए सरलता ही समझ में आ जाता है। यथा विधि हुताग्नि नाम, यथा कामार चितार्थी नाम, यथा अपराध दंदा नाम, यथा काल प्रमोदी नाम। तो ये आराम से लिख सकते थे यदि आपने ये यूनिट तैयार किया था। तो रामायणस्योपजीव्यता विवेचनीय, रामायण उपजीव्य ग्रंथ क्या है उसके बारे में बताइए। संस्कृत के मुक्तब काव्यानाम समीक्षा, मुक्तक काव्य होते हैं इनकी समीक्षा करिए। यह यूनिट पर आप लिख सकते थे यदि आपने इसका अध्ययन किया है, तो इसको आराम से लिखा जा सकता था। इसको मैं नहीं लिखवाता हूँ और ना ही मैं करवाता हूँ, चूंकि हालांकि लेकिन इस बार से मैं इस यूनिट को भी अपने विद्यार्थियों को करवा रहा हूं। जो मेरे से पहले से अध्ययन कर चुके हैं उनको भी मैं ये यूनिट अब करवाने वाला हूँ। यानी कि अब मैं यही यूनिट और यही यूनिट करवाऊंगा इस बार से। इस बार के जो विद्यार्थी हैं उनको और पिछली बार वालों को सभी को यह यूनिट, दोनों यूनिट करवाने वाला हूँ। चूँकि इस बार शिफ्टिंग का यदि सिस्टम होता है कि कोई कठिन क्वेश्चन आते हैं तो इनकी ओर ये लोग जा सके तो ये कर सकते हैं। तो ये अच्छी है, इस यूनिट को आप तैयार कर सकते हैं स्वयं से। और अब आपको पेपर 1 में मेरा यह सजेशन है कि एक भी यूनिट मत छोड़िए मेरे प्यारे मित्रों, सभी यूनिट तैयार करके जाइएगा। और मैं भी ऐसे ही अपने विद्यार्थियों को करवाने वाला हूं। जो यूनिट मैंने कुछ चीज़ें नहीं पढ़ा रखा, अभी इन तीसरे और चौथे में मैं सिलेक्टिव उत्तर पढ़ाता था, लेकिन इस बार से मैं कंप्लीट अध्ययन इसकी करवाने वाला हूं। जो भी विद्यार्थी मेरे अध्ययन किए हुए हैं वो इसलिए करवाने वाला हूं चूंकि अब कहीं से भी क्वेश्चन आए मेरे विद्यार्थी पीछे नहीं रहने चाहिए। और ध्यान रखिए, तो ये है बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो ये इसको आप लोग कर सकते हैं। अच्छा यूनिट आया है, इसको भी कोई कठिन नहीं है, सरल है। जो सिलेबस में है वो सीधे तौर पर इस यूनिट में आया है। यह यूनिट भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। कह रहा है रस सूत्र को उद्धृत करिए, बताइए कि रस सूत्र क्या है और विस्तार से उसकी व्याख्या कीजिए। अच्छा आया है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे तौर पर है। रामायण आदि काव्यत्वम साधनीयम, रामायण आदि काव्य कैसे, इसके बारे में आपको बताना था। नैषधम विद्वत औषधम, नैषधीय चरित्र विद्वानों के लिए औषधि क्या है बताइए। तो ये तो आपको मैं सेकंड पेपर की जो बनी यूनिट पढ़ाता हूँ वहीं पढ़ा रखा था कि नैषधीय चरित्र विद्वानों के लिए औषधि है। वस्तुतः विद्वानों को औषधि की आवश्यकता ही नहीं होना चाहिए, चूंकि लेकिन फिर भी नैषधीय चरितम औषधि है। तो इसके बारे में कैसे नैषधीय चरितम औषधि है, देखो मैंने बताया जो नैषधीय चरितम है यह श्री हर्ष का ग्रंथ है। सबसे पहले महाकवि कलावादी का कवि में पहले जो कवि थे वो भारवी का जन्म हुआ, जिनका लगभग 600 ईस्वी के करीब हुआ। 650-700 के करीब महाकवि माघ का जन्म हुआ, जिनका महाकवि माघ का आपने देखा ग्रंथ। उसके बाद नैषधीय चरितम आया हमारा
ध्यान रखिएगा। श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम है, माघ का शिशुपालवतम है, किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी का है। ये तीनों कलावादी कवि रहे हैं, लेकिन इन्हें भारवी और माघ से कहीं अधिक जो हमारे श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम रहा है, इनके में इन्होंने अपने पांडित्य प्रकर्ष को प्रदर्शित किया है, यानी कि अपने कलात्मकता की चरम बिंदु को किया है, बताया है, और सभी चीजें इनमें समाहित किया है। यहाँ तक कि शून्य नायक जैसे कई सारे नए नए शब्दों का सृजन किया है। तो किससे कहते हैं ग्रंथि ग्रंथि प्रयत्नान, यानी कि मैंने ग्रंथियां यहाँ निविष्ट की हैं, इतना कठिन बनाया है, स्वयं ये श्रीहर्ष कहते हैं, जिससे कि विद्वान लोग जो हैं माँ खलाह खेलतु, जो खल विद्यार खल लोग हैं वो मेरे ग्रंथ से खेल ना सकें, है ना, इसलिए इन्होंने लिखा है। तो विद्वत औषधम का कि विद्वानों के लिए औषधि क्यों है। देखिए पहली बात तो विद्वान का स्वयं ज्ञान औषधि है, उनको औषधि की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन पुनः जिनको घमंड हो गया है कि अहंकार ज्ञान का अहंकार है, तो उनके अहंकार को दूर करने के लिए नैषधीय चरितम का जो विद्वत्तापूर्ण काव्य लिखा है, वह काव्य उनके काव्यात्मक ज्ञान के दर्प को विमुक्त करने वाला है नैषधीय चरितम, क्योंकि इसमें काव्य सौष्ठव, व्याकरण सौष्ठव, साहित्यिक सौष्ठव, इसके बाद राजनीतिक प्रकर्ष, इसके बाद उन्होंने दार्शनिक पक्ष को भी बहुत ही उभार करके लिखा है। शिशुपालवध में आप देखेंगे राजनीतिक वैदुष्य का बहुत ही अच्छा उदाहरण और ज्ञान दिया गया है। इसके बाद दर्शनों के बाद में कली वर्णन में वहाँ कली की सेना का जब हो जाता है तो कली चारवाक दर्शन का यहाँ बहुत ही अच्छा उदाहरण मैंने बताई थी आपको। इसके बाद तो ये चारवाक के जो मैंने उदाहरण बताई, इन्होंने क्या दर्शन कहा, इन्होंने मूर्ख भी कहा था किसी व्यक्ति को, यदि आपको मालूम हो तो। ये सभी को उदाहरण दे करके बेहतरीन तरीके से नैषधम विद्वत्सौषधम लिखा जा सकता था। तो ये सब आप लिख सकते थे, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो ये साहित्यिक यूनिट अच्छा था, यह भी अच्छा है। इसके बाद 5वें नंबर का यूनिट है अनिवार्य है, ये आप छोड़ भी नहीं सकते चाहे कर भी, और यह आया है साहित्यिक संस्कृत साहित्य का जो भारतीय संस्कृति है उस पर लेकर के। इसमें आपको बताऊं कि संस्कार इत्यादि के बारे में वर्णन है। जैसे कि संस्कार आप लोग जानते हैं कि संस्कार 16 संस्कार के बारे में आपको लगा हुआ है। संस्कार, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, ठीक है ना। इसके बाद आपको प्राचीन भारत में विज्ञान, प्राचीन भारत में कला, ये 5 यूनिट 5-6 यूनिट 6 टॉपिक्स यहाँ अध्ययन करने होते हैं, उन्हीं से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। और ये सभी क्वेश्चन सेम टू सेम आपको बताऊं मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं, सभी डायरेक्टली ये नोट्स में लिखे हुए हैं। 5 ही उत्तर जो देख करके आए हैं उन्हें मालूम है और सीधे तौर पर वो लिख करके आए हैं। अब देखिए डायरेक्ट टिक लगा करके मेरे विद्यार्थी लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। तो वेदारंभ संस्कारस्य स्वरूपम और महत्वम च प्रतिपाद्यताम, ये पहले भी आ चुका है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ आप देखेंगे तो ये अच्छा है। वेदारंभ संस्कार के बारे में पूछा जा रहा है। गर्भाधानम पुंसवनम सीबंतु नयनम जातकर्म नामकरण निष्क्रमणम अन्नप्रसानम चूड़ाकर्म करण वेद विद्यारंभ वेदारंभ, ठीक है। तो इस प्रकार के 16 संस्कार है। इसमें मैं बताए रखता हूं कि कुछ संस्कार महत्वपूर्ण है और उन्हीं के महत्व को आपको देखना है और उन्हीं को स्वरूप और महत्व को लिखना है। बहुत ही अच्छे से करवा रखा था और इसकी आधुनिक प्रशंसा बताया रखा था। इसको मैं बता रखा था कि ये वेदारंभ संस्कार कैसे आपके लिए है कि सामान्य विद्या का अध्ययन किया। वेदारंभ उपनयन के बाद उपनयन संस्कार होता है, उसके बाद वेदारंभ संस्कार आता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमने आपको बता रखा था कि कैसे संस्कार के बारे में उच्च शिक्षा की बात की जाती है और आज भी हमारे संविधान से रिलेट करते हुए बताया था कि यहाँ भी शिक्षा की महत्ता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण वह संस्कार था। भारतीय ज्ञान परंपरा में आर्यभट्ट का योगदान समीक्षणताम, तो सीधे तौर पर आर्यभट्ट का योगदान मेरे नोट्स में दे रखा था और आर्यभट्ट का, बराह मेहर का, ऐसे जो महत्वपूर्ण है, चरक का योगदान हो, चाहे वह आपके
शल्य चिकित्सा के जनक का हो, इन सभी के मैंने आपको एक एक 2-2 पेजों में सभी का लिख करके दे रखा था और पढ़ाया हुआ था। तो ये डायरेक्टली पेपर में आया है, तो ये भी आपको लिख सकते हैं, ये डायरेक्टली आए हैं। अब आपको क्या करना होता है, प्रॉपर एक तैयारी करते हैं तब आपको जो आपका टीचर होता है, देखिए अब ये विज्ञान से आया हुआ है तो विज्ञान वाला क्वेश्चन हो गया। कला वाला क्वेश्चन देखिए, फिर प्राचीन भारत में चित्रकला को लेकर के आया है, तो मैंने चित्रकला को लेकर के, भित्ति चित्रकला को लेकर के पढ़ा रखा था। यह भी डायरेक्टली क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में भित्ति चित्रकला का विकास बताइए, तो मैंने विकास को लेकर के, यदि आपने मेरा नोट्स पढ़ा है और मेरे विद्यार्थी हैं तो आपने जरूर ये पढ़ा होगा कि चित्रकला को लेकर के मैंने कैसे बता रखा था। आश्रम व्यवस्था के बारे में ये क्वेश्चन आया है और उसके महत्व को पूछना चाह रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो कैसे आप महत्वपूर्ण आश्रम व्यवस्था पर भी लिख सकते थे, देखिए आश्रम व्यवस्था पर डायरेक्टली नोट्स में लिखा है। वर्ण आश्रम व्यवस्था को दोनों को मिलाकर के वो पूछना चाह रहा है कि वर्ण आश्रम व्यवस्था क्या है, तो उसको आपको लेकर के एक लिखना था। कुल मिलाकर के ये जो 5 प्रश्न हैं डायरेक्टली नोट्स से थे, आप लोग इस पर लिख सकते हैं। अब इस पर डिटेल्स में वर्णन में क्या ही करूं। अब इस यूनिट को लेकर के अप्रोच क्या होना चाहिए, पहले तो आप 16 संस्कार अध्ययन करें। 16 संस्कार का अध्ययन करने के बाद आप उनके महत्व को समझिए और महत्व को आधुनिक संदर्भ में समझें, ये आप तैयार करिए। पहले तो 16 संस्कार के नाम लिखिए, याद करिए, फिर उनके बारे में आप डिटेल से एक एक 2-2 पेज में संस्कारों का वर्णन कीजिए, जितना जो भी महत्वपूर्ण संस्कार है उनके बारे में, फिर महत्व को लिखिए। तो इस प्रकार आप संस्कार कर पाएंगे। इसके बाद वर्ण व्यवस्था के बारे में आप 2-3 पेज लिख करके रखिए और उसको तैयार करिए। 4 वर्ण के बारे में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो यह है। इसके बाद आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इसके बारे में आप वर्णन करके रखिए, दोनों आश्रम व्यवस्था से हैं। पुरुषार्थ में आप इस बार क्वेश्चन नहीं आया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन चारों पर आप 3-3 पेज का अच्छे से उत्तर लिखिए, उसका महत्व बताइए, उसका स्वरूप और प्रकृति को बना करके लिख करके रख सकते हैं। विज्ञान को लेकर के आपको थोड़ा लंबा नोट्स बनाना पड़ेगा। आयुर्विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, सैन्य विज्ञान, यंत्र विज्ञान, ये सभी विज्ञानों को मैं आपके अपने नोट्स में कवर करा रखा रहता हूँ। तो देखिए, चाहे वो सैन्य विज्ञान आए या यंत्र विज्ञान आए, इसके बाद आयुर्विज्ञान हो, तो इन सभी के बारे में मैं एक साथ क्या करता हूँ, 8-10 टॉपिक्स तक तैयार कराए रखता हूँ विज्ञान का। ऐसे ही कला का, चित्रकला से आता तो भी मेरे नोट से आना था, चाहे वास्तुकला से आता तब भी मेरे नोट से आना था, स्थापत्य से आता तब भी आना था, शिल्प से आता तब भी आना था। कुल मिलाकर के मैं संगीत कला से मैंने लिखा रहा है, तो कुल मिलाकर के चाहे वो संगीत आए, चित्र आए या भित्ति आए या कुछ भी आए, ये सब पहले से ही 10-12 टॉपिक्स कला के हैं और 10-12 टॉपिक्स विज्ञान के हैं। ये सभी आप तैयार करके रखिए, और ऐसा तैयार करके रखेंगे तो वही सेम टू सेम वही आएगा जो आपका पहले से बना के आपने रखा है। तो इसी प्रकार आप बेहतर तरीके से आपको तैयार करने की आवश्यकता है। यह सभी मैं अपने क्लासेस के नोट्स जो देता हूं और पढ़ाता हूं, तो एक एक चीज को अच्छे से अध्ययन करवाता हूं, उन्हीं से ये क्वेश्चन सभी आए हैं। तो आप मित्रों इसको कर सकते हैं। अब एक एक उत्तर को मैं क्या ही यहाँ बताऊं आपको, कुछ दिन बाद इनको डायरेक्ट ही अपने क्लासेस के जो नोट्स हैं उसमें से इन उत्तरों को बेहतरीन आपको मॉडल लेकर के और प्रोवाइड कर दूंगा, देख लीजिएगा। बाकी आपको सेल्फ ही इसका करना पड़ेगा, यदि सेल्फ कर रहे हैं या फिर कहीं आपका प्रॉपर गाइडेंस में करेंगे तो वहां से कर सकते हैं। तो ये यूनिट बहुत ही आसान आया है, यदि प्रॉपर पहले से आपकी तैयारी हो तो एक भी क्वेश्चन कठिन नहीं आया है, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। पहले भी चित्रकला आ चुका है, आश्रम का महत्व आ चुका है, आर्यभट्ट भी पहले आ चुके हैं, वेद आरंभ संस्कार भी आ चुका है। तो यहाँ ये यूनिट का 100% रिपीटेड आया है, ध्यान रखिएगा। आपको बताऊं, यहाँ जो कात्यायन आए हैं ये पहली बार आए हैं, तो कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि दिक्कत आ गया है। ये मैंने अपने नोट्स में डायरेक्टली दे रखा था, पतंजलि, कात्यायन और निरुक्त शास्त्र का योगदान, वेद का योगदान, ब्राह्मण का योगदान, ब्राह्मण ग्रंथों का भाषा विज्ञान में योगदान, मैं इस प्रकार का अध्ययन कराया था। वेद ग्रंथों का भाषा विज्ञान में, ब्राह्मण का भाषा विज्ञान में, इसके बाद शिक्षा का भाषा विज्ञान में, निरुक्त का भाषा विज्ञान में, पतंजलि का भाषा विज्ञान में योगदान, ऐसे सभी की आप मतलब जितने भी संभावित हो सकते हैं सभी उत्तर बना लीजिए। जो कुछ आएगा वो आपके नोट्स से ही आएगा, ध्यान रखना है मेरे मित्रों, इसी प्रकार आता है। इस प्रकार का ये तो आपने यूनिट को देखा कि ये इस यूनिट से जो आया है वह सभी कुछ आपका नोट्स से आया है। अब देखिए, इसके लिए मैंने अप्रोच बता दिया क्या करना है। सभी पर आपको 8 से 10 टॉपिक्स हैं, उनको एक बार लिख करके आराम से नोट्स बना सकते हैं यदि सेल्फ बना पा रहे हैं। नहीं बना पा रहे तो आप देख लीजिए।
अब देखिए इस यूनिट में जो दर्शन की यूनिट है, मैंने बताया दर्शन से हर बार क्वेश्चन आता है और कई सारे क्वेश्चन इस बार डायरेक्टली मेरे नोट से आए हैं। और अब आपको बताऊं संपूर्ण पेपर ही मेरे नोट से डायरेक्टली है, कुछ एक दो क्वेश्चनों को छोड़ करके। ठीक है, चलिए। श्रीमद् भगवत गीतायाम स्थित प्रज्ञ लक्षणानि, मैंने बताया था कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है और बहुत ही डिटेल से स्थित प्रज्ञ के बारे में लिखाया था। कई सारी गीता के श्लोकों का उदाहरण दिया था। ये मैंने सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट में पढ़ा रखा था, आपको ध्यान रखिएगा। और मैंने बताया था कि श्रीमद् भगवत गीता से पिछले साल यहाँ आत्म तत्व के बारे में आया था। तो आपको स्थित प्रज्ञ के बारे में आपको बताना था कि ये स्थित प्रज्ञ क्या होता है, लक्षण देना था। सबसे पहले इंट्रो लिखते श्रीमद् भगवत गीता का, फिर स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताते, इसके स्वरूप को बताते हुए लास्ट में निष्कर्ष लिखना था। यह आया सांख्य दर्शन में गुणत्रयवाद। ये मैंने कल ही आपको पढ़ाया गुणत्रयवाद, मतलब अभी कल ही जो नया बैच चल रहा है उसको पढ़ाया था परसों नरसों। सांख्यम आश्रित गुणत्रयस्य स्वरूपम कार्य विधिम चा प्रतिपादित। मैंने बताया था तीन गुण क्या होती है, सत्व रज और तम। ये नोट्स में आपको देख रखा था। उसमें मैंने बताया था सत्व रज क्या करता है और कैसे आपको बताता है। सत्व रज स्थिरता प्रदान करता है। रज गुण जो होता है वो गाड़ी के एक्सीलेटर के समान होता है, आपको तीव्रता लाता है, नवाचार सृजन करने की क्षमता लाता है। रज गुण आपको आगे बढ़ाने की बात करता है। वहीं तम गुण होता है जो एक्सीलेटर को यदि ज्यादा खींचेंगे उसके लिए ब्रेक भी होना चाहिए, तो तम गुण आपके ब्रेक लगाने का कार्य करता है। यह सब मैंने उदाहरण देकर के बताया था। आपको रोकता है, आपको आलस्य प्रमाद इत्यादि बताता है। तो बहुत ही डिटेल से इन तीनों के बारे में मैंने बताया था कि गुणत्रयवाद क्या है, उनका स्वरूप क्या है और कैसे ये कार्य विधि करते हैं, क्या इनका कार्य होता है, कैसे ये व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। मैंने यह भी आपको बताया था कि आपको अंदर क्या गुण ज्यादा है तो आप किस चीज टाइप की सर्विस में बजाते हैं। यदि आपके अंदर सत्व गुण ज्यादा है तो आप किस टाइप के व्यक्ति होंगे। रजगुण की अधिकता है तो क्या बात होंगे। मैंने बताया था गुणानाम साम्यावस्था है प्रकृति, ये गुणों की साम्यावस्था प्रकृति में होती है। यदि आप में साम्यावस्था गुणों की है तो आप कैसे होंगे। इनके बारे में बहुत ही मैंने डिटेल से वर्णन किया था, नोट्स में सीधे तौर पर था, तो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना होगा कि सांख्य दर्शन यह है, मतलब इस टाइप का आप उत्तर लिख सकते हैं इसको लिखना को चाहे तो, कि भारतीय दर्शन परंपरा में सांख्य दर्शन अपने तत्वीय विवेचन को लेकर के विश्वविख्यात है। इसमें प्रकृति पुरुष इत्यादि का वैशिष्ट तो किया ही गया है। गुणत्रयवाद सिद्धांत को भी बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। वह गुण निम्न प्रकार के हैं, सत्व रज और तम। फिर आपको सत्व गुण क्या होता है इसके बारे में बताना है, इसकी कार्य अवधि बता दीजिए। रजगुण क्या होता है, तम गुण क्या होता है। लास्ट में एक निष्कर्ष लिख दीजिए कि उपर्युक्त गुणों का वैशिष्ट मानवीय जीवन को प्रभावित करता है। वस्तुतः यह गुण वर्णन आज भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने में और उसके साध्य निर्धारण में आवश्यक है। महाकवि कपिल मुनि की इन्हीं वैशिष्ट के कारण गीता इनकी प्रशंसा में कहती है, सांख्यस्य वक्ता कपिला परमर्षि स उच्यते। इस टाइप का आपको लिख करके आना था, तो आप लिख सकते थे ये गुणत्रयवाद को लेकर के प्रश्न लिख सकते थे। तो इसी प्रकार के अब जब मैं ये बोल रहा हूं उत्तर, यदि आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है और पढ़ सकते हैं तो आराम से उत्तरों को लिखा जा सकता है। अब शांकर भाष्य अवलंबे शास्त्र योनित्वात् सूत्रम विप्रुत। शास्त्र योनित्वात् ये थोड़ा शंकर भाष्य का एक है। ब्रह्म की सिद्धि के लिए 5 प्रमाण दिए जाते हैं और उन्हीं 5 प्रमाणों में से यह एक शंकर भाष्य का तीसरा प्रमाण है। इस नाम से एक अधिकरण भी है, तो उसमें भी यह आया है। अधिकरण का नाम शास्त्रयोनित्वाद अधिकरण है। जो 5 प्रमाण दिए जाते हैं वो एक पहला है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसका मतलब यह है कि अब इस प्रकार हम ब्रह्म की जिज्ञासा के करना चाहते हैं, यानी कि ब्रह्म के बारे में। फिर दूसरे नंबर का प्रमाण दिया जाता है जन्माद्यस्य यतः, ठीक है ना, कि यतः यानी कि अस्य जन्माद्यः, इस जन्म का जो आदि है वह कौन है,
इस जन्म का, यानी कि इस जगत के जन्म का जो आदि कारण है, यानी कि इस जगत का उत्पत्ति किसके द्वारा हुआ है, तो कहा जाता है ब्रह्म के द्वारा। तो दूसरा था जन्माद्यस्यतः, तो अगले साल हो सकता है शास्त्रीयोनित्वात् की जगह जन्माद्यस्यतः पूछ लिया आपसे। उसके बाद तीसरा है शास्त्रयोनित्वात्, इसका मतलब होता है कि ब्रह्म का ज्ञान शास्त्र से होता है और शास्त्रों से होता है। मैं आपको क्लासेस में पढ़ाया था, वेदांतो नाम उपनिषदम प्रमाणम, यानी कि वेदांत अपनी सिद्धि के समर्थन के लिए उपनिषदों का प्रमाण देता है, ध्यान रखिएगा। और कहता है कि कई सारे मैंने कोटेशन से लिखाए थे कि अयम आत्मा ब्रह्म है ना, अनंत सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस प्रकार के हमने कई सारे कोटेशन आपको लिखाए थे और बताया था कि यह होता है ब्रह्म, ठीक है ना। और तो ये क्या है, ये पूछ रहा है कि जो शास्त्रीयोनित्वात् है। पहली बात तो आपको यह बताना पड़ेगा कि इस सूत्र में आप क्या लिखेंगे, इस सूत्र को आपको बताना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये लिखना चाहिए कि वेदांत दर्शन है, वेदांत सबसे पहले ऐसे ही लिखेंगे कि उपनिषदीय परंपरा के ब्रह्म के चिंतन के सविस्तार को लेकर के वेदांत दर्शन ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। और वेदांत दर्शन ब्रह्म की संस्थापना करता है। यह वो ब्रह्म और कुछ नहीं, आत्मीय तत्व के सविस्तार पूर्ण चिंतन को ही ब्रह्म कहा जाता है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, यह कोटेशन दीजिए। इसके बाद कहिए, इस ब्रह्म के स्वरूप के संदर्भ में वेदांत कहता है यह ब्रह्म नित्य शाश्वत अनिर्वचनीय है। फिर आपको कहना है ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। फिर आपको कहना है शंकर भाष्य में इस ब्रह्म की सिद्धि हेतु विविध प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से जो कि इस प्रकार हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्यतः शास्त्रयोनित्वात् तत्तु समन्वयात् ईक्षतेन सिद्धम, इस प्रकार का। अब आप जब ये प्रमाण बता पाएंगे उसके उपरांत आपको यहाँ लिखना है कि यहाँ फिर आप बताइएगा कि अथात ब्रह्म जिज्ञासा का ये मत है। शास्त्रयोनित्वात् से अभिप्राय यह कि ब्रह्म की सिद्धि शास्त्रों के आधार पर होती है। जैसे कि गीता में भी ब्रह्म की सिद्धि का वर्णन है। नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च क्लेदयन्त्यापो नैव शुष्यति मारुतः। इसी प्रकार के ब्रह्म की वर्णन की बात आप देखें तो ईशावास्योपनिषद में भी प्रयुक्त होती है, जहाँ कहा गया है कि अनेजदेकं मनसो जवियो नैनद्देवा आपनुवन् पूर्वमर्षत तद्धावतु अन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। कहा जाता है कि ईशावास्यमिदं सर्वं सर्वत्र ब्रह्म विद्यमान है। तो ब्रह्म की चर्चा है इस प्रकार की, न कि इसके जो विकार भर्तृहरि भी नीति शतकम के आरंभ में कहते हैं दिक्कालाद्यन विच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र, तो वहां भी ब्रह्म का वर्णन है। तो शास्त्रयोनित्वात् कोई कठिन चीज नहीं था, इसका मतलब यही था कि 5 जो ब्रह्म के प्रमाण है उसी में से एक प्रमाण यह था। तो इनको इसी नॉलेज के आधार पर जो मैंने पढ़ाया है उस आधार पर इसको लिखा जा सकता था, अब लिख करके आ सकती थी। तो ये दर्शन से मैं सभी आपको स्थित प्रज्ञ गुण त्रयवाद ये सभी मैंने पढ़ा रखी थी। हाँ, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ मैंने शास्त्रयोनित्वात् शब्द नहीं लिखा हुआ था अपने नोट्स में, लेकिन यदि आप आरंभ थोड़ा सा समझदारी बरतते और समझते तो इसको भी लिख सकते थे, ध्यान रखिएगा। तो 5 प्रमाणों में भी एक प्रमाण यह भी है, ध्यान रखिएगा। तो ये आराम से किए जा सकते हैं। अच्छा प्रश्न है, पेपर अच्छा से आया है, आप देख ही पा रहे होंगे, मैं प्रत्येक उत्तर पर बोल पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, आप भी इसको आराम से बोल पाते होंगे, समझ पाते होंगे यदि आपने अच्छे से अध्ययन किया होगा तो। अब इसके बाद 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है यह है योग शास्त्रोक्तानि चित्त परिक्रमाणि प्रतिपादियत। अब ये चित्त परिक्रमण के बारे में आया हुआ है क्वेश्चन, और चित्त परिक्रमण के बारे में बताया हुआ है। अभी आप कहेंगे चित्त परिक्रमण क्या है, तो आपको बताऊं कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये सभी चित्त परिक्रम है, चित्त परिक्रम है। और इन्हीं के बारे में इसमें डिटेल से वर्णन करना था। एक एक चीज के बारे में सबसे पहले आप बताते चित्त परिक्रमाणि होता क्या है, फिर इसके 4 प्रकारों का उल्लेख करते, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। फिर उनके एक एक के बारे में, मैत्री क्या है, करुणा क्या है, मुदिता क्या है, उपेक्षा क्या है, इन चारों के बारे में 3-3, 4-4 लाइन लिखती।
और फिर लास्ट में एक निष्कर्ष बताती। तो इस प्रकार की आप योग शास्त्रोक्तानि चित्त परिक्रमाणि प्रतिपाद्यते, यह भी आप लिख सकते थे और बहुत अच्छे से वर्णन कर सकते थे। ये भी अच्छा ही आया हुआ है, अच्छा है। ये डायरेक्टली नोट्स में है, में ही लिखा हुआ था। बौद्ध प्रतिपादितानि चत्वारि आर्य सत्यानि, ये पहले भी आ चुका है, 2013 में आ चुका था ये। तो ये बौद्ध प्रतिपादितानि चार आर्य सत्वानि, आप जानते हैं कि महाकवि गौतम बुद्ध ने सत्यान्वेषण के प्रक्रम में 4 आर्य सत्यों का निर्वचन किया। प्रथम है सर्वम दुखम, द्वितीय है दुख समुदयः, तृतीय है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। सर्वम दुखम के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वत्र दुख ही दुख है, सर्वम दुखम दुखम। उन्होंने कहा अप्रिय का संयोग दुख, प्रिय वियोग दुख ही दुख है। द्वितीय आर्य सत्य में दुख समुदयाः में उन्होंने दुख के 12 कारणों की परिचर्चा की, जिसे प्रतीत समुत्पादवाद के नाम से विस्तृत विवेचन किया, और 12 कारण दुख की सुझाई, जिसमें अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप सलायतन स्पर्श, वेदना तृष्णा उपादान, भव जाति जरा मरण, इस प्रकार के 12 दुख के कारण बताए। तृतीय आर्य सत्य में उन्होंने कहा कि दुख के कारणों का यदि निराकरण कर दिया जाए तो दुखों का भी निराकरण हो जाएगा, और वह उस दुखों के निराकरण के लिए आपको चतुर्थ आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया और अष्टांगिक मार्ग का विवेचन किया, जिसमें सम्यक संकल्प वगैरह इस सब है। तो इसके बारे में बताया। तो इस प्रकार आपको इसका भी विवेचन कर सकते थे, आराम से लिख सकते थे। यदि आपने मेरा नोट्स पढ़ा है और मेरे स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छे से ये भी लिख करके आए होंगे और लिख पाए होंगे। तो ये सभी उत्तर नोट्स में विद्यमान थे, आप लिख सकते थे, अच्छे से पेपर कर सकते थे, और ये भी आपने पढ़ा ही था। ये वैशेषिक शास्त्रम विशेष नामक पदार्थ प्रकाश है। यहाँ वैशेषिक शास्त्र को आधार करके विशेष पदार्थ, आपको बताऊं, मैं हमेशा बताती रहता हूं कि न्याय दर्शन का प्रमाण मीमांसा सुप्रसिद्ध है, तो वहीं वैशेषिक का पदार्थ मीमांसा है। मैंने बताया था द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संभाय भावाः सप्त पदार्थाः, 7 पदार्थों का विवेचन किया। मैंने बताया था विशेष पदार्थ की विवेचना के कारण ही वैशेषिक दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा। यह विशेष पदार्थ और कुछ नहीं, व्यावर्तकाः विशेषाः है, अर्थात जो विविध प्रकार के परमाणुओं के मध्य विभेद को उत्पन्न करे वह विशेष पदार्थ है। यानी कि परमाणु, यानी कि जल में और वायु में जो अंतर को बताए वह विशेष पदार्थ है। तो यह परमाणुओं के मध्य में भी मध्य में जो अंतर होता है, यानी कि एक परमाणु में और दूसरे परमाणु में, जैसे कि आम का वृक्ष है, आम का जो पहले तो बीज है, तो आम के बीज में और सेब के बीज में क्या परमाणुगत अंतर है उसके बारे में स्पष्ट करता है। विशेष पदार्थ को और स्पष्ट करते हुए, इसके स्पष्ट विवेचन करते हुए उन्होंने जगत उत्पत्ति के सिद्धांत को स्पष्ट किया और 4 परमाणु जो छित जल पावक गगन है, इन सभी के 4 तत्वों के जो विशिष्ट परमाणुओं का उल्लेख किया महाकवि कणाद ने। और इसकी ही विवेचना को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने परमाणुवाद की सिद्धि में बताया, और वहाँ परमाणु के परमाणु के स्वरूप को परम मातृटेह के माध्यम से सिद्ध किया। परमाणु के स्वरूप के बारे में भी उन्होंने बताया, जाले सूर्य मरीच स्तम यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भावः परमाणु स उच्यते। इस प्रकार महाकवि ने परमाणु वस्तुओं में अंतर को स्पष्ट किया, और विशेष पदार्थ न केवल वस्तुओं में स्पष्ट करता है, परंतु यह विशेष पदार्थ प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान डीएनए के अंतर की ओर भी इंगित करता है। आज हम लोगों में प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है डीएनए की तरीके से, इसलिए हमारे फिंगरप्रिंट जब लगते हैं तो सभी के भिन्न हैं, और इस फिंगरप्रिंट में अंतर का भी जो मूलाधार है वह भी विशेष पदार्थ है। ध्यान रखिए, आंखों का जो रेटिना होता है जिसके कारण हम लॉक खोलते हैं, अपने मोबाइल का ओपन करते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं विशेष पदार्थ का परमाणु विद्यमान है, और इसी का आदि वैज्ञानिक चिंतन महाकवि कणाद ने किया है। इसलिए निष्कर्षतः कहा जाता है कि कणादम पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम, कणाद और पाणिनि के सभी शास्त्र उपकारक हैं, चूंकि इन्होंने विशेष पदार्थ का वर्णन किया। तो आराम से इनके उत्तर के बारे में यदि आपके पास नॉलेज है ना, और
आपने पढ़ा लिखा है तो कभी भी कमी नहीं है उत्तर लिखने में, बहुत अच्छे से इनके उत्तर लिखे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों। तो आप ये उत्तर लिख सकते हैं, आधुनिक संदर्भों को जोड़ते हुए इनको लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये चत्वारी आर्य सत्यानि का पूछा, विशेष पदार्थ का पूछा, बहुत ही अच्छे तीनों उत्तर थे और ठीक थे। इस बार 8वें नंबर का जो ये पूछा यह भी बहुत ही अच्छा पूछा, इसमें सरल पूछा। यह आपके पैराग्राफ रहते हैं, इनके 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखना होता है, इसको अध्ययन करके यह 5-5 लिखने होते हैं। तो यह भी आराम से लिखा जा सकता है यदि आपने प्रैक्टिस कर रखा है, पिछले 10-12 साल की ये प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। मेरे विद्यार्थी इसको लिख करके आए हैं, देखिए टिक लगा है, मतलब लिख करके आए हैं। ध्यान रखिएगा, ये मेरे ही विद्यार्थी का पेपर है इसलिए मैं कह पा रहा हूँ ये बात की टिक लगा हुआ है तो लिख करके आए हैं। ध्यान रखिएगा, तो ये है इस प्रकार का, तो ये लिख करके आए हुए हैं। तो अच्छा आप भी लिख सकते हैं, मतलब ये तो इसमें मुझे समझाना ही क्या है, इसको तो आपको पढ़ना है और इसको उत्तर को समझना है और उत्तर लिखना सीखना है। तो यह उत्तर दोनों यह भी आया हुआ है। कुल मिलाकर के दर्शन अच्छा चीज है, दर्शन के बिना 100 नंबर से अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो यह है। मैं आपको बताऊं इस पेपर में से जो फर्स्ट पेपर आया है यह इसके लिए दर्शन के लिए आपको बेहतरीन है। अब दर्शन के लिए कोई सोर्स ऐसा नहीं है कि आप एक जगह से पढ़ सके, दर्शन के लिए आपको मतलब बहुत सारी बुकों को खंगालना होगा, एक एक सिद्धांत को लेना होगा। मैंने ऐसे ही कर रखा है, कम से कम में 250 पेज का मेरा नोट्स है जिसमें मैं दर्शन अध्ययन करवाता हूँ और उसी में लगभग सभी चीजें आ जाती हैं। 50 से 60 सिद्धांतों के बारे में मैं अध्ययन करवाता हूँ संपूर्ण दर्शन का, और उन्हीं में से लगभग क्वेश्चन होते हैं। तो ये अध्ययन आप कर सकते हैं और इस प्रकार का पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको विविध सोर्स पढ़ने होंगे और उससे आपको एक एक टॉपिक्स को बनाना होगा। विगत 20 वर्षों के प्रश्न देखिए, वहीं से आप इसको तैयार कर सकते हैं। इस यूनिट को अटेम्प्ट करने के लिए केवल मात्र 30 मिनट देना चाहिए आपको, यानी कि जो 30 मिनट 6वीं यूनिट को देंगे आप, 30 मिनट ही 7वीं यूनिट को देंगे आप, और 30 मिनट ही यहाँ आप 5वीं यूनिट को 40 मिनट देंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आप 8-8 मिनट देंगे। यहाँ 30 जहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ प्रत्येक प्रश्न को 10-10 मिनट आपको दे करके रखना है। इसी प्रकार इन सभी को आपको कर सकते हैं। मैं इस पेपर के संदर्भ में मैं कहूँ तो मेरे नोट से डायरेक्टली आपको बताऊँ, इसमें से मैं ऐसा कह सकता हूँ डायरेक्टली आप 250 का ये आया हुआ है, और 250 में से फर्स्ट पेपर को यदि हम लेकर की बात करें तो आप ऐसा कि 210 या 20 अंक का मेरे नोट्स से डायरेक्टली देख सकते हैं। बाकी 1-2 उत्तर डायरेक्ट नहीं है तो इसको ध्यान रखना है। हाँ, बाकी सेकंड पेपर 250 में से ही 250 का मेरे नोट्स से है, वहाँ एक भी उत्तर इधर उधर नहीं हुआ है। तो टोटल मिलाकर के यदि देखें तो 450-60 अंक का उत्तर आप मेरे नोट्स से लिख सकते थे। अच्छा है, अच्छा लिख सकते थे, कोई बढ़िया पेपर आया है, अच्छा पेपर आया हुआ है। नो रिपीटेशन की बात करें यदि तो आपको बताऊं, देखिए रिपीटेशन को लेकर के भी यदि एक बार बात करें तो मैं बताऊं आपको 18% पेपर रिपीटेड हुआ है। कैसे हुआ है रिपीटेड? ये व्याकरण में तो हुए ही हैं, इसके अलावा आपको बताऊं इस टाइप का क्वेश्चन ये पहले भी आ चुका है एक भाषा विज्ञान को लेकर के। ये क्वेश्चन नया था, ये संभावित था, मेरे नोट्स में लिखा हुआ था संभावित नाम से। ये क्वेश्चन आपको पहली बार आया हुआ है, ये भी संभावित क्वेश्चन था, यानी कि अर्थ विज्ञान पर आना ही था क्वेश्चन, तो यह आया हुआ है। यह रिपीटेड हुआ है, यह जो क्वेश्चन आया है ये रिपीटेड वाला एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये साहित्यिक के क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुके हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है। ध्यान रखिए, ये 5 क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ये 5 ही क्वेश्चन रिपीटेड हैं। इसमें से स्थित प्रज्ञ का क्वेश्चन रिपीटेड है। इसमें से गुणत्रयवाद पहली बार आया है जो कि संभावित करके मेरे नोट्स में दे रखा था। ये शंकरवास ये भी नवीन क्वेश्चन है, ये पहली बार आया हुआ है, ये डायरेक्टली मेरे नोट्स में नहीं दे रखा था। ये भी मेरे नोट्स में डायरेक्टली नहीं दे रखा था, नवीन है, समझाया हुआ था, मैंने पढ़ाया हुआ था। ये भी डायरेक्टली मेरे नोट्स में दे रखा था, पहले भी आ चुका है तो रिपीटेड है और संभावित है। ये तो मैंने डायरेक्टली नोट्स में देख रखा था तो ये भी रिपीटेड है, ये सभी डायरेक्टली नोट्स में थी। ये इस टाइप का आपका पेपर आया हुआ है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर आया हुआ है। अब आपको क्या करना है, मेरा एक अंतिम सुझाव यह है कि फर्स्ट पेपर को लेकर के आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, विशेष ध्यान दीजिए। यदि तैयार नहीं किया है और अगले साल का मेंस भी दे रहे हैं तो अभी भी मौका है कि अगले 2-3 महीने में आप तैयार कर लीजिए मेरे मित्रों, और बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। तो यह आप तैयार कर सकते हैं, यही फर्स्ट पेपर को लेकर के रहा है, मैंने डिस्कशन किया है।
अब इसके जो उत्तर हैं मैं क्लासेस में आपके प्रोवाइड कर दूंगा, जो मेरी लाइव क्लास वाले विद्यार्थी हैं या जो मेरा जो बैच ज्वाइन किए हैं उनके उत्तर में इनके कुछ दिन में बना करके, वैसे भी आपके नोट्स में उत्तर हैं जो 1-2 क्वेश्चन के उत्तर नहीं हैं वो मैं प्रोवाइड आपको कर दूंगा। और कोशिश करूंगा यदि संपूर्ण उत्तर भी लिखूंगा तो आप लोगों को, दोनों लोगों को ऑफलाइन क्लास मतलब सभी लोगों को प्रदान कर दूंगा। मेरे जो भी पब्लिकली ग्रुप में इत्यादि में जुड़े हैं उनको भी मैं प्रदान कर दूंगा। तो ओके मित्रों, आज इतना ही करते हैं। आप लोगों को यदि इतना मेहनत में क्या कर रहा हूँ आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे एक और लेक्चर आपके लिए बनाएंगे उसको भी देखिएगा।